अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम टू न्यू पाकिस्तान। मैं हूं आपके साथ अनवार खान और मैं हूं आपके साथ ज़रिया इरफान। तो जनाब सबसे पहले बात कर लेते हैं मौसम की जिसने सभी को परेशान करके रख दिया है, मगर अब जो मैं आपको बताने जा रही हूं उससे आप लोग और परेशान हो जाएंगे, क्योंकि ये कि ज्यादा से ज्यादा एहतियात करें, क्योंकि एनडीएमए ने खबरदार कर दिया है, अलर्ट जारी कर दिया है मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में कि अगले 25 दिनों के दौरान 3 हीट वेव्स आने का खतरा है। 25 दिन 3 हीट वेव्स। तो पहली हीट वेव का खतरा सिंध में उमरकोट, थरपारकर, टंडोवाला यार, मिटियारी, सांगड़, जबकि पंजाब में बहावलपुर और रहीमियार खान में है। जबकि 15 से 30 मई के दौरान इन इलाकों में दर्जा हरारत 40 डिग्री तक जा सकता है। बिल्कुल ऐसी, और गर्मी से ज्यादा भी महसूस की जा सकती है। और हीट वेव का ये जो पहला स्पेल है वो 2 से 3 दिन तक जारी रह सकता है। मई के आखिर की बात करें या जून के शुरू की, तो दूसरी हीट वेव का वहां पर खदशा है, जिसमें दर्जा हरारत 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है, जो कि 4 या फिर 5 दिन तक जारी रहेगा। और जो तीसरी हीट वेव का हम जिक्र कर रहे हैं उसका खदशा जून के पहले 10 दिनों के दौरान है। और ये हीट वेव थरपारकर, उमरकोट, सांगड़, बदीन और खैरपुर को मुतासिर करेगी, जो कि 3 से 5 दिन तक जारी रहेगी। इसलिए सभी लोगों से दरख्वास्त है कि उनको चाहिए कि वो हीट वेव के दौरान बहुत सा ख्याल रखें। एक जो पानी का इस्तेमाल है वो हमें ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए। कोशिश ये करनी है कि बिला किसी जरूरत के धूप में ना से निकला जाए, और अगर निकल भी रहे हैं तो अपने ख्याल रखें। एग्जैक्टली, जानवरों का ख्याल रखें जो अपने पालतू घर में रखे हैं, या फिर जैसे ईद उल अज़हा आने वाली है तो कुछ लोग खुशी में या बच्चों की खातिर भी पहले ही जानवर खरीद के रख लेते हैं, तो उनकी भी सेहत का ख्याल आप ही लोगों ने करना है। और कहते हैं कि निमकोल अक्सर डॉक्टर्स बताते हैं, तो इस चीज का मत आप इंतजार कीजिए कि खुदा ना खास्ता आपको हीट वेव जकड़े, आप डॉक्टर के पास जाएं, फिर डॉक्टर आपको कहे कि आप एक बोतल में वो डालकर पिए। कोशिश करें कि जो आपके घर में बच्चे हैं और आप खुद भी उसका ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें, और जो मौसमी फल हैं उनका इस्तेमाल जरा अपनी खुराक में बढ़ा दी। बिल्कुल ऐसी है, जो कि हम गाहे बगाहे अपने प्रोग्राम में भी आपको बताते रहते हैं कि किस फ्रूट के कौन से फायदे हैं, कौन सी सब्जियों के कौन से फायदे हैं, किस सीजन में कौन सी सब्जियां इस्तेमाल करनी चाहिए। आज भी हम एक फ्रूट को डिस्कस करेंगे, उस पर आगे चलकर मजीद भी बात करेंगे, भी शामिल। और मेरा गिला हमेशा रहेगा, प्रॉप होना चाहिए, प्रॉप होना चाहिए। चलें जी, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जरूर टॉप स्टोरीज शामिल करते हैं। बानी पीटीआई की तस्वीर लीक, नया पेंडोरा बॉक्स खुल गया। अली अमीन गंडापुर ने लगाई एक और धमकी। सिंध में इम्तिहानात बने मजाक, एक के बाद एक पर्चा आउट। फालसी के हैरत अंगेज फवाइद जिनसे आप हैं लाइल्म। और मुल्की इदारों के दरमियान तनाव की कैफियत मौजूद है, जिसका इजहार किसी न किसी मामले पर नजर आता रहता है। इदारों के दरमियान मामलात का खराब होना मुल्क के मफाद के लिए भी खतरनाक है। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात करें तो उनसे मुज़ाकरात होना भी खारिज अज़ इम्कान बिल्कुल भी नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा ज़ैन कुरैशी ने इस हवाले से कन्फर्म भी किया है कि वो सियासी कुव्वतों से बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि पहले हमारे मुतालबात तस्लीम किए जाएं, जिसमें वो अपने कारकुनों की रिहाई का मुतालबा कर रहे हैं, धांधली कमीशन बनाने का कह रहे हैं, 9 मई की जो तहकीकात हैं वो की जाएं, और चोरी शुदा मैंडेट की बात भी कर रहे हैं, यानी कि जो भी उनकी शरायत हैं या जो भी उनकी मांगे हैं वो भी काफी ज्यादा भी हैं और सख्त भी हैं। बिल्कुल। और इसी के साथ साथ दूसरा पहलू है कि IMF और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने अपनी रिपोर्ट्स में इस बात का इजहार किया है कि मुल्क में गैर यकीनी सियासी सूरत हाल से मुल्क को नुकसान हो रहा है। तो दूसरी तरफ वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ एक रोज़ा दौरे पर आज़ाद कश्मीर पहुंचे हैं, जहां उन्होंने दारुल हुकूमत मुज़फ्फराबाद में वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर अनवारुल हक के हमरा आज़ाद जम्मू कश्मीर की काबीना के इजलास में बातचीत की। उनका कहना था कि आज़ाद कश्मीर में मुजाहिरीन अपने मुतालबात के लिए पुरअमन एहतजाज कर रहे थे। कोई शक नहीं कि उनके मुजाहिरीन में कुछ शरपसंद अनासिर शामिल थे। जो तहरीक चली थी उसमें कुछ शहरी जाँ बहक हुए, जिसकी मजम्मत करता हूँ। फिर MQM पाकिस्तान रियासती इदारों के मुतालिक बयान जारी किया। MQM की मरकजी कमेटी का कहना है कि मुल्क की हिफाजत पर मामूर इदारों को इन हालात में तनकीद और तबसरों का निशाना बनाना किसी तरह भी मुल्क की मफाद में नहीं है। लिहाजा मुल्क में सियासी हालात इस कदर तब्दील हो चुके हैं कि मौलाना फजल रहमान को भी ये बयान देना पड़ा कि बानी PTI को यहूदी एजेंट कहना महज एक ये बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड था कि मौलाना फजल रहमान इतना बड़ा यूटर्न लेंगे। जितनी बार वो ये बातें करते हैं, लेकिन उनके जो तर्जुमान है वो मौलाना के इस बयान की तरदीद भी कर चुके हैं कि मौलाना ने ऐसा कुछ नहीं कहा है। दूसरी तरफ वजीर आला KP की बात करें तो उन्होंने इस्लामाबाद पर कब्जे की धमकी के बाद पेशावर इलेक्ट्रिक सप्लाई पर कब्जे की धमकी भी दी है और कहा
जवाब वज़ीर आला बलूचिस्तान ने दी है। लेकिन मेरा जहां तक ख्याल है, जब हम पेशावर इलेक्ट्रिक सप्लाई की बात कर रहे हैं तो फिर केपी के वजीर आला हैं अली मीन गंडापुर साहब हैं, जिन्होंने पहले इस्लामाबाद पर चढ़ाई की बात की थी और फिर अब वो ये कह रहे हैं कि वो लोड शेडिंग का जो शेड्यूल है वो खुद बनाएंगे। और एक और मामला है जहां जो कौमी असेंबली में पेश आया है, जहां रुकने कौमी असेंबली तारिक बशीर चीमा ने जरताज गुल के बारे में नामुनासिब रिमार्क्स दिए, उस पर उन्होंने माफी भी मांगी है। लेकिन ये बात वाकई गैर मुनासिब है, जिस तरह के रिमार्क्स खवातीन के हवाले से हमारे कुछ पॉलिटिशियन दे जाते हैं, उन्हें जिम्मेदारी का मुजाहिरा करना चाहिए और ये देखना चाहिए कि अवाम उन्हें एज अ रोल मॉडल भी देखते हैं और फिर उन्हें फॉलो भी करते हैं। और एक और अहम मामला कि सुप्रीम कोर्ट में नैब तरमीम का कदम करार देने के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत हुई, जिसमें जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने रिमार्क्स दिए हैं कि हमें कहा जा रहा है कि पगड़ी को फुटबॉल बनाएंगे। ऐसा कहने वाले दर हकीकत खुद को एक्सपोज कर रहे हैं। उन्होंने सवाल किया कि क्या आप अपनी प्रॉक्सीज के जरिए हमें धमका रहे हैं। इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने साबिक वफाकी वजीर सेनेटर फैसल वावड़ा की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर आज खुद नोटिस ले लिया है और अहम तरीन मामला बानी पीटीआई की सुप्रीम कोर्ट वीडियो लिंक में पेशी हुई, फिर कुछ ही देर बाद ये तस्वीर सोशल मीडिया पर लीक कर दी गई और अब सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर तहकीकात का आगाज कर चुकी है और केस भी गैर मुय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी कर दिया गया है। तो ये तमाम सूरत हाल है जो कल की रही। इसी पर बात करेंगे। सीनियर तज्जियाकार नसीम सिद्दीकी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग सिद्दीकी साहब। कल का दिन बहुत ही इवेंटफुल था, इतने सारे इवेंट्स जो कि भी हमने डिस्कस किए, वन बाय वन हम उसकी तरफ आते हैं आपके पास। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट में कल बानी पीटीआई की पेशी थी वो एक मौमा बन गई और फिर हमने देखा कि जो हुआ सो हुआ, सोने पर सुहागा। उनकी जो पिक्चर थी वो भी अहाते अदालत से लीक हो गई, जिसके बाद इंक्वायरी इस बात पर शुरू होगी कि आखिरकार वो कहां से लीक हुई है, किसने लीक की है। लेकिन आपको नहीं लगता कि जो कल हुआ, जो एक मौमा बन गया, कल सुप्रीम कोर्ट के पास एक सुनहरी मौका था कि जो लोग उस पर सवालिया निशान लगाते हैं, खुद पीटीआई के अपने लोग भी, कि जानिबदारी का मुजाहरा किया जा रहा है, कल इन तमाम बातों की, इन तमाम बयानात की नफी कर दी जाती। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ज़रिया बहुत शुक्रिया। देखिए, बात यह है कि आपको याद होगा कि हुसैन नवाज की भी नैब की कस्टडी से जब वो एक कुर्सी पे बैठे हुए थे तो एक तस्वीर लीक हुई थी। तो हमारे मुल्क में तस्वीर लीक हो जाना कोई बड़ा मामला नहीं है। जब वीडियो वायरल हो जाती है, उसके अलावा जजेस के बेडरूम्स में कैमरे तक लगा दिए जाते, तो एक अगर बानी पीटीआई की तस्वीर ने तो लीक होना ही होना था। बल्कि होना तो ये चाहिए था कि जिस तरह आप ट्रांसमिशंस लाइव दिखाते थे सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई की, उसी तरह आपको दिखाना चाहिए था। खौफ किस बात का? यही तो बात समझ में नहीं आती कि जब आप अंडर द कारपेट चीजों को करते जाते हैं तो वो खत्म तो नहीं हो जाती ना, उनकी हकीकत अपनी जगह मौजूद रहती है। इमरान खान की तस्वीर आप दिखाएं ना दिखाएं, नसीम साहब ये पैमरा की तरफ से ही पाबंदी है, तस्वीर नहीं दिखाई जा सकती, नाम नहीं लिया जा सकता। आप तो वीडियो की बात कर रहे हैं, टीवी चैनल्स नहीं दिखा सकते, सुप्रीम कोर्ट तो ऑब्वियसली दिखा सकती है। हाँ जी बिल्कुल। देखिए, पैमरा की तरफ से भी इस तरह पहले भी एक नवाज शरीफ साहब के बारे में भी इस तरह की बात आई थी, लेकिन दुनिया में कहीं इस तरह की चीज नहीं देखी गई। आपने देखा कि नवाज शरीफ साहब भी अपने केसेस से बरी हो गए और इमरान खान साहब भी, अब जितने बड़े बड़े केसेस उनके ऊपर बनाए गए थे वहां पे उनको जमानतें मिलती जा रही हैं और सिर्फ जमानत नहीं मिल रही। जब आप चीफ जस्टिस या दूसरे जस्टिस जो उस केस में मौजूद होते हैं उनकी गुफ्तगू सुने तो आपको अंदाजा होता है कि वो कितना इस्तगासा वाले को डांट रहे होते हैं कि इस केस में ना आपके पास कोई गवाह है, ना सबूत है, ना आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं। बल्कि ये 190 मिलियन वाला वही केस है जिसके ऊपर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इमरान खान साहब को 9 मई को गिरफ्तार किया गया था। और उसके बाद जो मुल्क में हालात पैदा हुए उसका फिर जिम्मेदार कौन है, ये तमाम चीजें देखनी पड़ेंगी कि आप किस तरह के केसेस बनाते हैं और फिर किस तरह उन पर अमलदारी होती है। और अब बात ये आ गई कि बानी की तस्वीर नहीं दिखानी, उनका केस आप नहीं दिखा पा रहे, तो इससे बड़ी जो परेशानी वाली बात है वो आवाम के अंदर उठती है। पहली पाकिस्तान के मुआशी और सियासी हालात ठीक नहीं है और इस तरह की चीजों से मजीद खराब होने का खतरा। फिर लोग उस पर बहुत ज्यादा हम देख रहे हैं कि सवालिया निशान भी अब बन रहा है कि प्रॉपर्टी लीक्स वहां पर आई हैं, उसकी तहकीकात का किसी ने नहीं कहा। एक तस्वीर लीक हो गई है और फौरन से कहा गया कि अब उसकी तहकीक लाजमी की जाएगी। देखिए, उस तहकीकात करने के बाद भी क्या निकलेगा? पाकिस्तान में किसी भी चीज का कोई रिजल्ट निकले, कितने बड़े बड़े वाकयात इस मुल्क के अंदर होना हो गए हैं। आपको याद होगा कि मुशर्रफ साहब के दौर में एक 12 मई वाला केस हुआ था, कितने लोगों की जान गई थी, क्या उसका अभी तक कोई फैसला हो गया? 25 मई को पीटीआई के जब इन्होंने जुलूस वाला निकाला था, कितने बड़े वाकयात थे। इस मुल्क में इस तरह की कमेटियां बनती रहती, तहकीकात होती रहती है और कोई भी रिजल्ट उसका नहीं निकलता, जिसकी वजह से पाकिस्तान आज इस हाल में पहुंचा हुआ। जी अनवार।
अच्छा सिद्दीकी साहब, अभी जब आपने कुछ देर पहले गुफ्तगू की ना कि जो 190 मिलियन पाउंड वाला केस था उस पर भी इस्तगासा के दलाइल देखें तो कुछ बेहतर नहीं होता, जिस पर जज साहिबान के भी रिमार्क सुनने वाले होते हैं। बिल्कुल इसी तरह के केसेस हमने देखा कि माजी में नवाज शरीफ साहब के खिलाफ भी बनते रहे और फिर जिस तरीके से अदालतों से रिलीफ मिला तब भी हम यही सवाल कर रहे थे कि आया कि या तो फिर इतने बोगस केसेस ना बनाए जाए कि जिससे या तो पूरी पार्टी का वकार मजरू हो जाए और जमहूरियत का तसलसल भी खराब हो जाए। बिल्कुल वही रेपुटेशन हम बानी पीटीआई और पीटीआई के केस में भी देख रहे हैं। सिस्टम पर भी सवाल उठता है कि अदालतें पहले गलत थी या अब गलत हैं। नहीं, मैं ज़रियाब आपकी इस बात से इत्तेफाक नहीं करूंगा, इसलिए कि जो नवाज शरीफ साहब के ऊपर एवन फील्ड्स का केस था वो तो बिल्कुल डिफरेंट था। वो एहतसाब अदालत के अंदर रोजाना के बेसिस पे चलता था। उस वक्त के डीजी FIA वाजिद ज़िया साहब बक्से के बक्से भर के कागजात के लाते थे और आज तक भी नवाज शरीफ या उनकी फैमिली ने मनी ट्रेल उस केस की नहीं दी है। तो वो बिल्कुल एक डिफरेंट केस था, उसमें सबूत भी मौजूद थे, उसमें गवाह भी मौजूद थे। बहुत ज्यादा जिरह के बाद जो है वो सजा दी गई थी, जबकि बानी PTI इमरान खान जो है वो जेल में मौजूद है और जिस तरह स्पीडी उनके ट्रायल चलाए गए हैं, ना उनके वकीलों को उनके गवाहान पे जो है वो अपना जिरा करने की इजाजत दी गई है। तो मेरे ख्याल से इन दोनों केसेस को मिलाना मुनासिब नहीं होगा। इमरान खान के केसेस भी ठीक है। सिद्दीकी साहब आपसे मजीद भी गुफ्तगू करेंगे बराह रास्त। अभी हमें जाना है वज़ीर आला पंजाब इस वक्त मौजूद हैं, तकरीब की मेहमान खुसूसी हैं। बराह रास्त मनाजिर आप देख रहे हैं, एलीट फोर्स पंजाब की पासिंग आउट परेड में वहाँ पहुंची हैं और एक बार फिर से जिस वर्दी पहनने पर उन पर तनकीद की गई थी, एक बार फिर से वो वर्दी पहनकर एलीट फोर्स की इस तकरीब में मौजूद हैं पासिंग आउट परेड में। मनाजिर आप न्यूज़ स्क्रीन पर बराह रास्त देख रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ तकरीब की मेहमान खुसूसी हैं। एलीट फोर्स पंजाब की पासिंग आउट परेड में वो पहुंची हैं जहाँ पर जवानों से वो गुफ्तगू भी करेंगी और एक बार फिर से हम उन्हें उसी वर्दी में देख रहे हैं जो कि कुछ रोज़ कबल भी वो इसी तरह की एक तकरीब में मौजूद थी और फिर उनको काफ़ी तनकीद का निशाना भी बनाया गया था। बिल्कुल ऐसा ही है। ये तकरीब के जो मनाजिर हैं बराह रास्त आपको इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। पंजाब में पहुंची हैं और हम ये देख रहे हैं कि इंतहाई खुशगवार मूड में वो हमें नजर आ रही हैं। लेकिन अनवार, जिस बात का खदशा आपने जाहिर किया कि पहले भी उन्हें ये वर्दी पहने पर तनकीद का निशाना जो था वो बनाया गया और आज एक बार फिर मरीम नवाज साहिबा ने वही अमल दोहराया है। और इससे पहले भी कुछ रोज पहले जिस हॉस्पिटल के हवाले से वो हमें काफी मुतहरिक नजर आ रही हैं, वहां पर भी उन्होंने जो मेडिकल कोट है वो ज़ेब-ए-तन कर रखा था। तो ऐसा लगता है कि शायद के मरीम नवाज साहिबा जो है वो इस वक्त अपनी सोशल मीडिया स्ट्रेटेजी और अपनी जो PR और अपनी नेटवर्किंग है उसके हवाले से हमें बहुत ज्यादा डेडिकेटेड नजर आती है। बट मीनवाइल आज की जो तकरीब है वो एलीट फोर्स पंजाब की पासिंग आउट परेड है जिसमें एक बार फिर से वो हमें इस वर्दी में नजर आ रही हैं। तो ये मनासिर दूसरी तरफ वज़ीर एक और पहलू भी है कि जिस भी डिपार्टमेंट में वो जा रही हैं उनका लिबास ज़ेब-तन करके वो एक अच्छा जेस्चर भी उन तमाम, जैसे अगर इस तकरीब में वो मौजूद हैं तो पुलिस की जब वर्दी पहनी थी उन्होंने पहले एलीट फोर्स की आज वर्दी में हमें दिखाई दे रही हैं। जिस तरह से आपने जिक्र किया कि डॉक्टर की एक जो वर्दी होती है जिसमें डॉक्टर्स का एक आपको देखते ही पता चल जाता है, तो एक अच्छा जेस्चर देने की भी कोशिश कर रही हैं। कुछ लोग उसको सराह भी रहे हैं और जो उनकी मुखालिफ जमातें हैं वो फिर उन्हें उस पर तनकीद का निशाना भी बना रही है। हत्ता कि यहाँ तक भी सुना गया था कि कोई ना कोई इन पर केस भी इस हवाले से दायर किया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। Now, ceremony will be commenced with the verses of Holy Quran. Ceremony will be commenced with the verses of Holy Quran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانهر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم. Before I formally commence with the passing out ceremony of Basic Elite Combat Course 25, I would like to give you the quick rundown of variants event we shall witness today. First, we shall have General Salami of Parade, different types of rappelling, firing techniques by Lady Constable, review of parade, inspection of parade by Chief Guest, prize distribution, welcome address by Commandant Elite Police Training School,
address of worthy chief guest, Chief Minister Punjab, Mohtarma Maryam Nawaz Sharif. Interaction of elite police officials with chief guest, weapon display, followed by group photo. Now, I would request chief guest for the commencement of event. Assalamu alaikum, madam. May I have your permission for the commencement of event? Assalamu alaikum, madam. एलीट फोर्स की पासिंग आउट परेड की तकरीब जो है वो इस वक्त जारी है। मरीम नवाज साहिबा इस तकरीब की मेहमान खुसूसी हैं। मजीद भी हम आगे चलकर इस तकरीब की कुछ झलकियां आपके साथ जरूर शेयर करते रहेंगे। नसीम सिद्दीकी साहब, प्रोड्यूसर साहब, अगर हमारे साथ मौजूद हैं एक बार फिर से तो बताइएगा ताकि हम कॉन्वर्सेशन को कंटिन्यू कर सकें। अच्छा, सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद है। सिद्दीकी साहब, एक और अहम मामला ज़ैन कुरैशी साहब के हवाले से जिनकी स्टेटमेंट सामने आई, उन्होंने कहा कि हम सियासी कुव्वतों से बातचीत करने के लिए तैयार हैं लेकिन कुछ शराइत हैं, और शायद आपको पता है हम सभी को कि वो क्या कुछ कह रहे हैं। जुडिशियल कमीशन के बनाने के हवाले से भी मुतालबात हैं। 9 मई के हवाले से उन्होंने कहा कि फॉर श्योर इसमें लाजमी बात होगी, कुछ लोगों की, कुछ खवातीन की रिहाई के मुतालबात हैं। उन्होंने कहा कि इन बेसिस पर मुज़ाकरात हो सकते हैं। तो आपको लगता है कि जो तहफ़्फ़ुज़ात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हैं, उनके रहनुमाओं को हैं, जो खवातीन इस वक्त बर्दाश्त कर रही हैं, इस सूरत हाल के पेश नज़र मुज़ाकरात हो सकते हैं? देखिए, ज़रियात पीटीआई को हमेशा से चाहिए था कि वो सियासी दरवाज़ों के लिए, सियासी लोगों के लिए हमेशा अपने दरवाजे खुले रखें। सियासी लोगों में आपस में हर वक्त मुज़ाकरात होते रहने चाहिए और ये गैर मशरूत होने चाहिए। उनके जो रिजर्वेशन है वो अपनी जगह ठीक है, लेकिन आपने देखा कि पीटीआई किसी भी सियासी जमात के साथ मिल के माजी में कभी भी बेहतर तरीके से नहीं चल सकी, और अभी भी मौजूदा वक्त में भी उनको जो उनके हालात है उनको चाहिए कि सियासी जमातों के साथ मुज़ाकरात करें, क्योंकि जिस तरह मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद कहा करती थी कि जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है। तो अगर आप जमहूरी रवैया रखेंगे, जमहूरी तरीके से आगे चलेंगे, जमहूरी लोगों से बात करेंगे, तो आपके जो भी रिजर्वेशन है वो दूर हो सकती हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि उनकी खवातीन इस वक्त जेल के अंदर है। 9 मई के हवाले से भी उनकी कोई रिजर्वेशन है, लेकिन ये कि जमहूरी कुव्वतों के साथ, सियासी जमातों के साथ वो रवाबित रखेंगे, उनसे बैठ के डायलॉग करेंगे, तो मेरे ख्याल से उनके लिए कोई बेहतर सूरत हाल पैदा होना शुरू हो जाएगी। जी ठीक है। तो अच्छा, एक तरफ हम देख रहे हैं कि ज़ैन कुरैशी मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ अली अमीन गंडापुर को देखते हैं तो वो तो बड़ी फटेबाजी की सियासत में मगन दिखाई दे रहे हैं। कभी कहते हैं इस्लामाबाद पर मतलब वो कब्जा कर लेंगे, गवर्नर केपी पर पाबंदियां वो लगा रहे हैं, पेशावर इलेक्ट्रिक सप्लाई पर कब्जे की धमकी वो दे रहे हैं। तो आपको क्या लग रहा है, ये सिर्फ बातों की हद तक महदूद रहेगा या किसी दिन वो अमली तौर पर कुछ ऐसा कर भी सकते हैं? देखिए, इन चीजों में वो इस्लामाबाद पे तो कब्जा नहीं कर सकते, अमली तौर पे तो नहीं कर सकते, लेकिन बात यही है कि पीटीआई के कुछ रहनुमा जो है वो बहुत नॉन सीरियस होते हैं। अली अमीन गंडापुर साहब को जब इतनी बड़ी पोस्ट मिल गई, उनको एक सूबे का वजीर आला बना दिया गया, तो आपने देखा कि फैसल करीम कुंडी साहब जब से गवर्नर बने उनकी बात में बड़ा धीमापना है, बड़े अच्छे तरीके से बात करते हैं और कन्फ्रंटेशन की इतनी ज्यादा बात नहीं करते। लेकिन अली अमीन गंडापुर तो फिर वो कहना पड़ेगा कि वो मौला जट वाली जबान इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि किसी भी तरह किसी बड़े रहनुमा को या बड़े ओहदे पे बैठे हुए शख्स को जेब नहीं देती। तो मेरे ख्याल से उनको जो भी मामलात है अफाम और तफहीम के साथ हल करना चाहिए और तमाम लोगों को अपने साथ लेके चलना चाहिए। यही मतलब एक वतीरा रहा है पीटीआई का कि जब वो इस किस्म के बयानात देते हैं तो फिर वो उनकी दूरियां होती चली जाती हैं बाकी सियासी रहनुमाओं से या दूसरी सियासी पार्टियों के साथ। तो अगर वो एक अपना ऐसा मामला बनाए कि इस तरह का माहौल पैदा करे कि वो गवर्नर पख्तूनख्वा के साथ मिल के काम करे, पीपल्स पार्टी के साथ मिल के काम करेंगे, तो सूबे के लिए भी बेहतरी होगी। और उनके ऊपर जो इतने इल्जामात उठते हैं या जिस तरह उन्होंने पिछले दिनों कहा था कि जो लोग रिश्वत लेते हैं उनका सर फाड़ दे, तो मेरे ख्याल से उनको इस किस्म के बयानात नहीं देने चाहिए और धीमा लहजा रखना चाहिए। जी अनवार। अच्छा, बस देखिए साहब, मैं इसी बात को थोड़ा सा और बढ़ाना चाहती हूँ कि जो आपने कहा ना कि अली अमीन गंडापुर साहब के पास मौका है, बल्कि मैं कहूँगी कि वाकई उनके पास मौका है कि वो जो सियासी जमातों से अपनी दूरियां हैं उसको किसी तरीके से खत्म करें। और अब एक ऐसी पार्टी के गवर्नर इस वक्त लगे हैं केपी कि जहां से वो अपने पहले मुज़ाकराती या बातचीत के अमल को बढ़ा सकते हैं, शुरुआत कर सकते हैं। क्विकली कॉमेंट कीजिएगा, फिर उसके बाद में एक ब्रेक की तरफ बढ़ना है।
जी बिल्कुल, देखिए पीपल्स पार्टी के लिए भी तहरीक इंसाफ के लिए सॉफ्ट कॉर्नर है। सरदार आसिफ अली जरदारी ने भी फैसल करीम कुंडी गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा को कहा है कि आप अफ़वाम तफहीम के साथ बात करें और इनके साथ अच्छी एक जो है अपना मामलात लेके आगे चले। तो मेरे ख्याल से इस बात को सोचना चाहिए और पीटीआई को भी इस बात पे देखना चाहिए, जो उनकी कोर कमेटी है उसके अंदर भी फैसला होना चाहिए और अली अमीन गंडापुर को गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा के साथ मिल के चलना चाहिए। जी जरिया। ठीक है, बहुत शुक्रिया सीनियर तज़कियाकार नसीम सिद्दीकी साहब हमारे साथ सेशन थे। ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करें। स्टे ट्यून्ड, न्यू पाकिस्तान। नीट फोर्स पंजाब की तकरीब इस वक्त जारी है। मरीम नवाज साहिबा तकरीब की मेहमान खुसूसी है। बराह रास्त एक बार फिर से आपको ले चलते हैं। न्यू की स्क्रीन पर बराह रास्त मनाजिर आप इस वक्त मुलाहिजा कर रहे हैं। मरीम नवाज एक बार फिर से पुलिस की वर्दी में मलबूस हैं और वज़ीर आला पंजाब की लीड फोर्स की पासिंग आउट परेड में शिरकत के मनाजिर आप देख रहे हैं। सूरज से नहीं लाएंगे किरणें, हम नूरे सदाकत के लिए खुद ही जलेंगे। फिर मोअज़्ज़ज़ मेहमान खुसूसी आयशा कंपनी और परचम पार्टी के चाको चौबीस दस्ते का मुआयना फरमाएंगी। आयशा कंपनी का नाम उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा के नाम से मंसूब किया गया है। आपका नाम आयशा जबकि लक़ब सिद्दीका है। आप उम्र में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दूसरी बीवियों से सबसे छोटी थी, मगर इल्म फजल, ज़हद तकवा, सखावत, शुजात, अबादत में, रियाजत में सबसे बढ़कर हुई। कंपनी का नारा आयशा सिद्दीका है। ये परचम आन है अपनी, ये परचम शान है अपनी, ये परचम जिस्म है अपना, ये परचम जान है अपनी। इस वक्त मुअज़्ज़ज़ मेहमान खुसूसी खालिद कंपनी के चाको चौबीस दस्ते का मुआयना फरमा रही हैं। कंपनी का नाम इस्लामी फौज के मशहूर सिपाहसालार हजरत खालिद बिन वलीद सैफुल्लाह रजी अल्लाह ताला अन्हु के नाम पर रखा गया, जिनकी क़ियादत में इस्लामी लश्कर हर मैदान कारज़ार में फतह से हमकनार हुआ। कंपनी का नारा खालिद सैफुल्लाह है। मेहमान खुसूसी की अकाबी निगाहों से यूं महसूस होता है जैसे वो इन जरी जवानों से कह रही हूं, इन्हीं के दम से। नाज़रीन ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करें। स्टे ट्यून्ड, न्यू पाकिस्तान। दुनिया क्रिकेट के बड़े मुकाबले T20 वर्ल्ड कप में अब ज्यादा वक्त बाकी नहीं है और शायकीन क्रिकेट पहली बार अमेरिका में होने वाले वर्ल्ड कप को देखने के लिए खासे बेताब है। तो दूसरी तरफ अभी तक पाकिस्तानी टीम वो वही टीम है जिसने अभी तक अपने स्क्वाड का ऐलान ही नहीं किया और अब इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि पाकिस्तान के 15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान आने वाले जुमेरात को किया जाएगा। बिल्कुल ऐसे, और कुछ रिपोर्ट्स में ये दावा भी किया जा रहा है कि पाकिस्तान जानिब से दी गई डेडलाइन 24 मई तक स्क्वाड का ऐलान करेगा। दूसरी जानिब न्यूयॉर्क कांसाउ स्टेडियम ICC वर्ल्ड कप की मेज़बानी के लिए तैयार हो चुका है और एथलीट यूसेन बोल्ट और लेजेंड क्रिकेटर स्टेडियम की पहली झलक देखने के लिए ग्राउंड पर पहुंचे, जहां उन्होंने स्टेडियम का जायजा भी लिया है और पाकिस्तानी लेजेंड क्रिकेटर शोएब मलिक भी ग्राउंड में पहुंचे हैं। इसके साथ साथ पाकिस्तान के रेड बॉल कोच जेसन गिल्स्पी ने कहा है कि वो खुली आंखों के साथ कौमी टीम को ज्वाइन करेंगे और कोशिश यही करेंगे कि गलती की कोई गुंजाइश न रहे। बिल्कुल, तो अब बात करते हैं पाक भारत मैच की, कि जिसकी तैयारी न सिर्फ न्यूयॉर्क में जारी है बल्कि इंग्लैंड में भी इस हवाले से वेन्यू बनाया जा रहा है, जहां पर T20 वर्ल्ड कप में पाक भारत मैच इंग्लैंड के एजिप्टन स्टेडियम में दिखाया जाएगा। तो T20 वर्ल्ड कप का स्क्वाड क्या वजह है, क्यों ऐलान तो कर दिया गया है कि ये तारीख होगी, लेकिन कब होगा कब नहीं होगा, इसी पर बात कर लेते हैं। स्पोर्ट्स एनालिस्ट फैजान लाखानी ने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग फैजान। वजह है बड़े सीग़े राज में रखा जा रहा है सारे क्रिकेटर्स के नामों को। कहा तो गया है कि जुमेरात को अनाउंसमेंट हो जाएगी, लेकिन आपको लगता है कि जुमेरात को ही होगी, और अगर होगी तो एक्सपेक्टेड टीम क्या हो सकती है? देखिए 25 से पहले तो हर हाल में अनाउंस करनी है। वर्ल्ड कप में भी बहुत वक्त कम रह गया, 25 से की डेडलाइन थी और जब दौरा इंग्लैंड और आयरलैंड के लिए टीम का ऐलान किया गया था उसके वक्त कह दिया गया था कि अराउंड डेडलाइन जो है हम टीम अनाउंस करेंगे मोस्ट लाइकली पहले जो इंग्लैंड के साथ T20 है उसके बाद कुछ प्लेयर्स की फिटनेस का जायजा लेना है, कुछ नए प्लेयर्स की फॉर्म का जायजा लेना है, ये देखना है कि किस कॉम्बिनेशन के साथ जाएंगे। तो ठीक है, जब एक डेडलाइन ICC की तरफ से मिली हुई कि उस वक्त हम अपने
हातमी स्क्वाड को ऐलान कर सकते हैं, तो क्यों नहीं हम अपना मैक्सिमम टाइम ले। और इसमें कोई मेरा नहीं ख्याल कि कोई परेशानी का सबब होना चाहिए या तशवीश की बात होनी चाहिए कि पाकिस्तान अब तक स्क्वाड का अनाउंस क्यों नहीं करा। ऑल्दो जो 15 और उसके साथ 3 रिजर्व जो पाकिस्तान के होंगे फॉर आईसीसी T20 वर्ल्ड कप, वो काफी हद तक सर्टेन नजर आ रहे हैं। लेकिन अब तक की जिस तरह की कारकर्दगी है उससे ये अब कहा जा सकता है कि शायद हसन अली उस कट में ना जगह बना पाए। बैट्समैन में अभी टाई थोड़ी सी है, इरफान नियाजी के लिए एक क्वेश्चन मार्क जरूर है, और फिर उस्मान खान या सलमान अली आगा, इसमें से कौन आगे जाता है। सलमान अली आगा के ज्यादा चांसेस लग रहे हैं। अब बस ये आखिरी 2-3 चीजें जिसको ट्विक करना चाहता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, पाकिस्तान क्रिकेट टीम की सिलेक्शन कमेटी। ये एक अच्छा मौका जी जरूर होगा कि पर्सनली आकर लड़कों को देख लें, उनके माइंडसेट को समझ लें। जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के जो व्हाइट बॉल के जो कोच है गैरी कर्स्टन, जो अब टीम को ज्वाइन करेंगे, वो आईपीएल में मसरूफ थे, रिसेंटली उनकी अपॉइंटमेंट हुई है, तो वो आके भी एक बार टीम से मिल ले, तो उसके बाद फिर हतमी स्काउट का ऐलान कर दिया जाएगा वर्ल्ड कप के लिए। ठीक है, लेकिन फैजान जिस तरह से आप कह रहे हैं कि कोई इसमें कोई मसले वाली बात नहीं है, टीम का अगर अनाउंसमेंट थोड़ी सी लेट भी हो जाती है, बट अगेन पॉइंट ये भी है 25 करोड़ की आवाम का ये मुल्क है जिसमें क्रिकेट पर सबसे ज्यादा फोकस किया जाता है, क्रिकेट पर सबसे ज्यादा पैसा लगाया जाता है। बाकी जितने भी खेल हैं उनकी हमेशा से शिकायत यही रही है कि उन पर तो कोई फोकस ही नहीं है। उसके बावजूद भी 16 से 17 लड़कों की एक टीम हमसे तैयार टाइमली नहीं हो पाती है। हम इतने ज़्यादा कंफ्यूज हैं। हम न्यूजीलैंड की B, C, D टीम से हार जाते हैं, आयरलैंड हमें हरा देता है, अफगानिस्तान हमें वर्ल्ड कप में हरा देता है। तो इतनी कंफ्यूजन है अभी भी टीम में लेकर, इतना वक्त हो गया इन तमाम प्लेयर्स को खेलते हुए। देखिए, कंफ्यूजन से ज्यादा ये कह लें कि इन्होंने बहुत ज्यादा अपने सामने ऑप्शंस रख दिए हैं, और अब उनके लिए ये ऐसी चीज, ऐसा एक ऐसी catch-22 सिचुएशन में पाकिस्तान टीम आ चुकी है कि किसको उठाए और किसको रखे। तो ये एक जरूर है कि इन्होंने जब इसको भी ले ले, उसको भी ले ले, फला को भी बुला ले, इस सिचुएशन में आ जाते तो फिर इस तरह की चीजें आ जाती है कि चले ठीक है, अब हमें देखना है कि हमने अभी डिसीजन ले लिया है। अब जिस तरह मैं बात कर रहा था कि उस्मान खान को इससे पहले पाकिस्तान के सिस्टम से बाहर जाके यूएई में सेट होना चाहते थे, बट अब पाकिस्तान टीम में बुला लिया। उसका देखना है कि उसको लेकर जाए ना जाए। काफी एक सिचुएशन ऐसी आ गई कि एक लड़के को हमने जाते जाते रोक दिया। ऑल्दो अगर ये कोई बात की गारंटी नहीं होनी चाहिए कि प्लेयर ने अगर यूएई का कैरियर छोड़ा तो यकीनी तौर पर पाकिस्तान में खेलेगा। वो जितना मौका मिला उस्मान को इंटरनेशनल में अपनी चीज को अपनी रेप्लिकेट नहीं कर सके पाकिस्तान सुपर लीग की जो अपनी फॉर्म थी। साइम अयूब के हवाले से भी शायद एक तशवीश का शिकार ऑफ कोर्स सिलेक्शन कमेटी होगी कि मुसलसल जो 18-20 मैचेस साइम ने खेले, तो जिस तरह के स्टार्ट की उनसे एक तवक्को की जा रही थी कि वो शुरू में एक एक्सेलरेट करके देंगे टीम को, वो वाली एक्सेलरेशन नहीं मिली। उनका स्ट्राइक रेट उस तरीके से नहीं गया। ऑल्दो अगर हम ये देखें कि उनकी बाउंड्री रेशियो प्लस डॉट बॉल रेशियो था, तो वो ठीक है, एक हद तक काबिल कबूल जरूर है कि वो हर चौथी बॉल को बाउंड्री पे हिट जरूर करते, बट अगेन उसकी हर दूसरी बॉल डॉट बॉल भी होती है। लेकिन साइम अयूब के हवाले से भी टीम मैनेजमेंट ये सोच रही हुई कि आया साइम को एक ओपनिंग पोजीशन पे कंटिन्यू करे, या फिर बाबर और रिजवान की जोड़ी पर दोबारा जाए, या फखर जमान को ऊपर लेकर आए। तो ये 2-3 चीजें ऐसी हैं जिस पर टीम मैनेजमेंट कंफ्यूजन से ज्यादा आप ये कह लें कि अब वो उसने अपने सामने इतनी ज्यादा वैरायटीज ओपन कर दी है। जब आपके सामने बहुत ज्यादा खाने की डिशेस हो जाती है तो आप खुद परेशान अक्सर हो जाते हैं कि मैं ये खाऊं वो ना खाऊं। तो आप चाहते हैं कि आप सब कुछ कर ले, लेकिन आपके पास ऑप्शंस बड़े लिमिटेड होते हैं कि मैं सब कुछ नहीं कर सकता, मुझे यहाँ पे फुल स्टॉप लगाना है। अच्छा, तो फैजान, लेकिन मीनवाइल जिस तरह से बहुत सारे आप भी स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं, बहुत सारे लोग जी, बहुत सारे लोगों के पास अंदर की कहीं ना कहीं कोई ना कोई खबर होती है, और जो एक अच्छा रिपोर्टर है या तज्जियाकार है वो अच्छा मुखबर भी बहुत होता है। तो ये बताइएगा कि कहीं से सुना या आ रहा है कि शायद शादाब खान के नाम का कुर्रा निकल चुका है, लेकिन अगर ऐसा है या नहीं है, आपकी जराए आपको क्या बता रहे हैं? दूसरा ये भी कि क्या कहीं ना कहीं आपको लगता है कि हसन अली को एक बार फिर से अकोमोडेट किया जा सकता है, क्योंकि सब यही बात करते नजर आते हैं कि वो बाबर के बड़े फेवरेट हैं, बाबर के बड़े अपने हैं, तो कहीं ना कहीं से बाबर उनके लिए कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेते हैं। ऐसा मुमकिन हो सकता है इस बार भी? नहीं, अगर हसन अली इतनी ज्यादा फेवरेट होते तो वो बीच में टीम से ही बाहर नहीं होते। हसन अली के चांसेस मुश्किल लग रहे हैं। जो आप अगर प्रोवाइडेड कि अगर हारिस रऊफ फुल फिट हो जाते हैं, आपके पास आमिर है, आपके पास नसीम है, आपके पास अगर हारिस रऊफ फिट हो जाते हैं तो वो है, आपके पास शाहिनशाह आफरीदी है, फिर आपके पास फिर हसन अली की गुंजाइश बहुत कम रहती है। अब्बास आफरीदी आपके पास मौजूद है, तो ऐसे में मुझे नहीं लगता कि हसन अली रिटेन कर पाएंगे अपनी जगह। शादाब खान आपके एक यूटिलिटी प्लेयर है। शादाब को अक्सर हम सवाल इसलिए ज्यादा कर लेते हैं कि शादाब को हम
बहुत हद तक उनको एक बॉलिंग ऑलराउंडर के तौर पर देखते हैं। मेरा ख्याल है कि अब शादाब खान को आप एक बैटिंग ऑलराउंडर, एक ऐसा यूटिलिटी प्लेयर के तौर पर देखें जो बैटिंग लाइनअप में आपको तीसरी से लेके 8वीं पोजीशन तक कहीं भी काम आ सकता है और आपके मिडिल फेज पे वो 2-3 ओवर्स निकाल के दे सकता है। शादाब खान को आप पार्टनरशिप ब्रेकर के तौर पर या बीच में आपके दूसरे कोई बॉलर बैठ रहे तो वो मोमेंटम रोकने के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कप्तान किस तरह इस्तेमाल करते हैं शादाब को, ये एक देखते कीजिए। बट शादाब इज वेरी यूटिलिटी प्लेयर। आपको बॉलिंग वाइज भी मिडिल ओवर में काम आ सकते हैं, आपको बैटिंग वाइज भी आपको किसी भी पोजीशन पे वो खेल के दे सकते हैं। लेकिन फैजान, जो रीसेंट परफॉर्मेंसेज उनकी देख रहे हैं उन पर भी बड़ी तनकीद की जा रही है। फिर बाबर पर तनकीद कर दी जाती है कि वो बीइंग अ कैप्टन उस टाइम पर राइट डिसीजन नहीं ले पाते हैं कि अगर शादाब को इतना स्कोर पड़ रहा है तो वो किसी और बॉलर को ट्राई करें। तो जो ऑलराउंडर एज अ बॉलर हम उन्हें चाहते हैं, अब वो आपको लगता है कि बैटिंग की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, जैसे कि आप भी वही बात कर रहे हैं, तो फिर स्पिन बॉलिंग का डिपार्टमेंट कौन संभालेगा? देखिए हमारे पास माजी में भी इस तरह की रिवायत रही है कि कप्तान एक बॉलर पे बहुत ज्यादा भरोसा करते रहता है और उसको कंटिन्यू कराता है। बाबर आजम बहुत हद तक स्क्रिप्टेड कप्तानी कर रहे होते, तो ये एक उनका ऑफ कोर्स एक मसला यहाँ पर जरूर है। अगर आपको याद होगा पिछले ऑस्ट्रेलिया वाले T20 वर्ल्ड कप में इंडिया वाले मैच में उन्होंने अपने बॉलिंग ऑप्शन को ठीक तरह यूज नहीं किया, जिसकी वजह से वो एंड में फिर मजबूर हुए कि मोहम्मद नवाज को उनसे बॉलिंग कराए। शादाब की भी जो आपने बात की पिछले मैचेस में भी, जब वो फिट रहे थे, एक उनका अच्छा दिन नहीं जा रहा था, उनसे उस दिन अच्छी बॉलिंग नहीं हो पा रही थी, तो फिर वहां पे उनको बीच में एक आध ओवर किसी और से कराना था। 13वां ओवर कराने की वजह 16वें ओवर पे फिर एक आध ओवर शादाब से पड़वा लेते, तो वहां पर आपके लिए आसानी होती है। अब आपका जब इमाद आ गए तो थोड़ा सा बॉलिंग लोड इमाद पे भी शिफ्ट किया जा सकता है। आपके पास पीछे अबरार भी पड़े, तो आप इतने यहाँ पर, और जिस तरह शुरू में बात की, अगर सलमान अली आगा पाकिस्तान स्क्वाड, तो जिस तरह से आपने अबरार का नाम लिया है, अबरार की बात कर लें या अमाद की बात कर लें, उस तरह से दोनों को चांसेस नहीं मिल रहे। जो फुल अपॉर्चुनिटी एक जिसे कहा जाता है जो शादाब को मिलती रही है, इन दोनों को नहीं मिल रही है। जी बिल्कुल, ये बात तो बिल्कुल दुरुस्त है। इमाद को तो फिर भी कुछ हद तक मिली है, बट अबरार को वो मौके नहीं मिल सके। अगेन जब आपका कप्तान फील्ड में जाता है वो अपनी सोच के साथ जाता है, कप्तान उन लोगों के साथ जाता है। अब यहाँ पर हमें बाहर बैठ के हम मेदाद शुमार देख रहे होते हैं, हम स्टैटिस्टिक्स का एनालिसिस कर रहे होते हैं, बट कप्तान हमेशा ये सोचता है कि मुझे अपने किस प्लेयर पे भरोसा है, और ये अगर कप्तान को किसी प्लेयर पर बहुत ज्यादा भरोसा है तो ये एक नेचुरल सी बात है। और इस तरह हर दौर में होता आया है, हर टीम में होता आया है कि कुछ प्लेयर्स ऐसे होते हैं जिन पे कप्तान ब्लाइंड ट्रस्ट करता है। कप्तान को ये एतमाद होता है कि ये कहीं ना कहीं मुझे पाकिस्तान के लिए या मेरी टीम के लिए फायदेमंद साबित होंगे, तो उस सोच के साथ कप्तान जा रहा होता है। माजी में भी हमने देखा कि हर दौर में कप्तानों के कुछ ऐसे प्लेयर्स रहे हैं जिन पे वो काफी एतमाद करते हो, चाहे मिसबाह-उल हक हो, चाहे शाहिद आफरीदी हो, चाहे वसीम अकरम हो, चाहे साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान हो। हर दौर में इस तरह के कप्तान रहे जिनको कुछ प्लेयर्स पे भरोसा रहता है, ब्लाइंड ट्रस्ट होता है। ठीक है। अच्छा फैजान, जो हमने देखा है कि पाकिस्तान और इंडिया का मैच होता है वो इंतहाई हाई वोल्टेज मैच होता है, और यही वजह है कि इस T20 वर्ल्ड कप में भी जो वेन्यू रखा गया है वहां पर इजिप्शियन स्टेडियम को सिलेक्ट किया गया है और न्यूयॉर्क में ये मैच खेला जाएगा। अगर हम देखें ओवरऑल तो पाकिस्तान और इंडिया का जो मुकाबला है वो हमेशा किसी न किसी वर्ल्ड कप सीरीज में ही होता है। वैसे तो हम बायलैटरल सीरीज खेलते नहीं हैं, तो मीनवाइल अब इसमें भी कोई शक नहीं कि जो इंडिया के प्लेयर्स हैं वो हमसे बहुत तगड़े हैं, लेकिन आपको लगता है कि जब हम लोग किसी डिफरेंट वेन्यू पर एक और वर्ल्ड कप खेलने के लिए जा रहे हैं, हाई वोल्टेज मैच तो होगा ही, लेकिन हमारी टीम जो है वो इंडिया को टक्कर देने के लिए उतनी मजबूत हो चुकी है या नहीं? देखिए T20 फॉर्मेट में तो हमारी टीम बहुत अच्छी है, इंडिया को तगड़ी दे सकती है, टक्कर दे सकती है। और ये एक बैरियर था, एक आई थी जो 2021 में टूट चुकी है जब पाकिस्तान ने इंडिया को हराया था दुबई में 10 विकेटों से। उससे पहले हम हमेशा ये कहते थे कि हम एक साइकोलॉजिकल बैरियर का शिकार हो जाते हैं इंडिया के अगेंस्ट, बट वो बैरियर टूट गया था। हमने 2022 वाले T20 वर्ल्ड कप में भी देखा, वो मैच विराट कोहली की ब्रिलियंस थी जो हमसे वो मैच वहां से ले गए। एक अच्छे ओवर ने पाकिस्तान के हाथ से वो मैच वहां से वो निकाल दिया, बट अगेन उस मैच में बड़ा कांटे का मुकाबला पाकिस्तान इंडिया का T20 में हुआ था। तो T20 में आई होप इस वर्ल्ड कप में भी पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान तगड़ा मुकाबला होगा। अगर इंडिया के पास विराट कोहली है तो हमारे पास बाबर आजम है, उनके पास भी अच्छी बॉलिंग है, पाकिस्तान के पास भी अच्छी बॉलिंग है। बट हाँ, इंडिया का जो जिस तरह स्पिन अटैक का बढ़ता जा रहा है, बेहतर होता जा रहा है, वो पाकिस्तान को बड़ा कॉशियस होकर इंडियन स्पिनर्स को खेलना होगा। ठीक है। और फैजान, जो 2 इंटरनेशनल कोचेज अब पाकिस्तानी टीम को मिलने लगे हैं, जिसमें गैरी क्रिस्टन हैं, जेसन गिलेस्पी हैं,
आपको क्या लग रहा है, क्या इम्पैक्ट पाकिस्तानी टीम में वो डाल सकेंगे? T20 वर्ल्ड कप जितवाने में वो कितने मददगार साबित हो सकते हैं? देखिए, ये एक्सपेक्ट कर लेना कि कोई कोच भी आके आपको रातों रात वर्ल्ड चैंपियन बना देगा, तो ये तो मुनासिब नहीं होगा। कोचेस आपकी स्ट्रेटजी बनाते हैं, आपको अवेलेबल रिसोर्सेज से आपको वो आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। बट गैरी कर्स्टन जो हैं वो इंटरनेशनल क्रिकेट में बड़े माने हुए कोच हैं। जब वो इंडिया के कोच रहे थे, इंडिया की टीम ने काफी तरक्की की थी। साउथ अफ्रीका के कोच रहे, साउथ अफ्रीका के काफी अच्छे रिजल्ट्स रहे थे। तो उम्मीद की जाती है कि पाकिस्तान के लिए ऑन द लॉन्गर रन अच्छे रिजल्ट्स बनेंगे। कोच से आप ओवरनाइट किसी चीज की तवक्को नहीं कर सकते। मिकी आर्थर भी जब इससे पहले स्टेट में जब पाकिस्तान टीम के कोच थे, तो उन्होंने भी साल भर लिया था टीम को बिल्ड करने में। बॉब वुलबर जब अपने स्टेट में थे, तो उन्होंने भी एक टाइम लिया था जो टीम को बिल्डअप करने में। तो ये वक्त तो जरूर लगेगा कि गैरी कर्स्टन कैसे कोच साबित होते हैं, या जैसन गिलिस्पी दूसरे फॉर्मेट में कैसे कोच साबित होते हैं। ये जब जितना ज्यादा इनको वक्त मिलेगा, जितना इनको आप मौका देंगे कि वो किस तरह अपनी टीम बिल्ड करते हैं, उसके बाद हम इस पोजीशन पर आएंगे। लेकिन उस प्रेडिक्शन का क्या करना है जो कि ब्रायन लारा दे रहे हैं? वो कह रहे हैं कि जो फाइनल होगा वो इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज होगा, और मीनवाइल वो अफगानिस्तान की टीम को भी बड़ा फेवरेट करार दे रहे हैं। देखिए, अफगानिस्तान के प्लेयर्स जिस तरह दुनिया भर में लीग खेल रहे हैं, और अक्सर अफगानिस्तान के प्लेयर्स कैरिबियन प्रीमियर लीग खेलते रहे हैं, तो उससे उनको एडवांटेज तो होगा। शॉर्टर फॉर्मेट में अफगानिस्तान, आप किसी भी टीम को भी आप लाइटली ले सकते हैं, किसी भी टीम के अगेंस्ट आप कॉम्प्लेसेंट नहीं हो सकते। जहां आप कॉम्प्लेसेंट हुए, जहां आप हल्का सा आपने ये सोचा कि अगली टीम तो हल्की है, हम इसको पकड़ लेंगे, वहां आप मारेंगे। T20 क्रिकेट अब वो क्रिकेट नहीं रही कि आपने बस जो अपनी स्ट्रेंथ है वही टीम आप पे फेवरेट होगी। T20 अब इस एनीवन्स गेम, जितनी ज्यादा T20 हो गई है, जितनी ज्यादा अब लीग हो रही है, तो इसमें अब आप हर मैच में चौकन्ना होना पड़ेगा, हर मैच में आपको 100% देना होगा। और यहाँ पे बिल्कुल इतना बड़ा प्लेयर कह रहा है, तो उसकी बात का मैं चैलेंज तो नहीं करूंगा। बट वेस्ट इंडीज ऑफ कोर्स हर कोई मान रहा है कि इस वर्ल्ड कप की वन ऑफ द फेवरेट टीम्स। और जिस तरह रिसेंटली हमने वेस्ट इंडीज की कारकर्दगी देखी है, वेस्ट इंडीज के प्लेयर्स को खेलते हुए देखा है, तो इसको आप ठीक है। बहुत शुक्रिया स्पोर्ट्स एनालिस्ट फैजान लाखानी हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करें। स्टे ट्यून्ड, नियो पाकिस्तान। अभी आपको बराह रास्त ले चलते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज गुफ्तगू कर रही हैं। जवान 6 माह का एलीट कोर्स करके आज पास आउट हो रहे हैं। उसमें जैसे मैंने पहले कहा, उसमें 70 ख़वातीन शामिल हैं, और मैं उन ख़वातीन को, उन बच्चियों को, उन बेटियों को और उनके माँ बाप को मुबारकबाद देना चाहती हूँ, खुसूसी तौर पर उनके माँ बाप और उनकी फैमिलीज़ को, कि आपने अपनी बच्चियों पर एतमाद किया, उनको मुल्क की खिदमत के लिए आपने वक्फ किया। और मुझे पता है कि ये बच्चियाँ जब ये मेरे बच्चों के और कौम के बेटों के हमरा अपने उनके शाना बशाना अपने फ़राइज़ अदा करेंगी, तो कौम को इन पर फ़ख्र होगा। मुझे आप सब पर बहुत फ़ख्र है। ये जो सामने हम 2 तस्वीरें देख रहे हैं एलीट फोर्स के नौजवानों की, एक मेरे राइट हैंड साइड पे, मेरे लेफ़्ट हैंड साइड पे, ये शुहदा की तस्वीरें हैं। और आप यकीन जानो कि जब भी मैं किसी शहीद को देखती हूँ, वो चाहे वो किसी भी फोर्स से हो, तो मैं ये दिल में ज़रूर सोचती हूँ कि ये शहादत का जज्बा क्या जज्बा है, जिसमें माएँ वालिदैन अपने बेटों को इस मिट्टी पे कुर्बान होने के लिए मैदान में उतार देते हैं। और वो बच्चे जो जामे शहादत नोश करते हैं, वो नौजवान, वो इस कौम के बेटे सपूत जो नौजवान अपने आप को इस वतन की मिट्टी के लिए हाजिर रखते हैं, ये क्या जज्बा होता होगा। इस जज्बे को हम सलाम करते हैं। एलीट फोर्स के 85 अफसर जामे शहादत नोश कर चुके हैं। मैं एलीट फोर्स के शुहदा को और तमाम फोर्सेस के शुहदा को मैं खराजे अकीदत भी पेश करती हूँ, और हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उनको बुलंद तरीन दर्जात से नवाजे। शहीद हमेशा, कुरान कहता है कि शहीद ज़िंदा हैं, और वो चंद खुश नसीब लोग होते हैं जिनको मौत के बाद भी ज़िंदगी मिलती है। हमें ख़बर नहीं होती, लेकिन वो ज़िंदा हैं। और मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि आईजी साहब के साथ मेरा बहुत क्लोज़ कांटेक्ट रहता है। आईजी साहब एक बहुत मुतहर्रिक, बहुत एक्टिव, बहुत कमिटेड आईजी हैं, और जो तब्दीलियाँ पुलिस फोर्स में वो लेकर आ रहे हैं,
मैं उनको इनकरेज भी करती हूँ, उनको सपोर्ट भी करती हूँ और बारहा उनको इस बात का एहसास दिलाती हूँ कि मैं उनकी फ़ोर्स के पीछे, उनके पीछे मैं खड़ी हूँ। और जिस किस्म की भी सहूलियात की ज़रूरत होगी, जिस किस्म की भी उनको लेटेस्ट इक्विपमेंट की ज़रूरत होगी, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की ज़रूरत होगी, वो बिल्कुल उनके पास हाजिर होगा। वसाइल में जो कमी नहीं आएगी इंशाअल्लाह ताला। जो बजट उनको चाहिए होगा, आपकी पेशा वराना जो सलाहियतें उनको मजबूत करने के लिए, उनको स्ट्रेंथन करने के लिए, वो चीफ मिनिस्टर्स ऑफिस की तरफ से, पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से मैं ये इंश्योर करती हूँ आईजी साहब कि उसमें कमी नहीं आएगी। और अब जो पुलिस पंजाब की जो सरहदें हैं, वो 3 सूबों की जॉइंट सरहदें हैं, वहाँ पर पुलिस चौकियों पे, चेक पोस्ट पे हमले हो रहे हैं, जिसको एलीट फोर्स के नौजवान और हमारी फोर्सेस के नौजवान बड़ी बहादुरी से न सिर्फ रोक रहे हैं बल्कि उनको अवर्ट कर रहे हैं, उनको दहशतगर्दों को जहन्नम वासिल कर रहे हैं। उसके लिए मैंने इन आईजी साहब यहाँ बैठे हैं, इनको मैंने कहा है कि लेटेस्ट इक्विपमेंट जो भी आपको चाहिए, ताकि एक तो हर जान मेरे लिए कीमती है, हर बेटे की, कौम के हर बेटी की जान मेरे लिए कीमती है। मैं चाहती हूँ कि अपने फ़राइज़ भी अंजाम दें और अल्लाह ताला आप सबको सलामत भी रखे। तो मैंने इनको कहा है कि लेटेस्ट जो आपका इक्विपमेंट आपको चाहिए वो आप लें। उसमें हमने इनको 8 जदीद तरीन थर्मल इमेजिंग स्कोप्स जो होते हैं, जिसको रात के अंधेरे में जो दूरबीन होती है देखने वाली, थर्मल इमेजिंग वाले कैमराज़ मैंने इनको लेके दिए हैं। और मैं इनको ये भी कह रही हूँ कि आपको जो गाड़ियाँ चाहिए, जो बुलेट प्रूफ आपको अगर व्हीकल्स चाहिए अपने लोगों की जान बचाने के लिए, तो आपको वसाइल में इंशाल्लाह कमी नहीं आएगी। आखिर में मुझे पता है आप लोग धूप में सुबह से खड़े हो और वेपन्स उठा के खड़े हो, ये कोई आसान काम नहीं है। मैं 2 बातें आपसे कहना चाहूँगी कि ये जो वर्दी आज आपने पहनी है, मैं भी रोज़ वर्दी पहन के नहीं निकलती, लेकिन मुझे ज़िम्मेदारी का, जब मैं अपने घर से निकलती हूँ तो ज़िम्मेदारी का, अपने कंधों पर ज़िम्मेदारी का एहसास होता है। ये वर्दी जो है ये एजाज़ के साथ साथ एक बहुत बड़ा इम्तहान भी है। और आज आपने जो ओथ उठाया है, जो हल्फ उठाया है, उसमें आपने अल्लाह ताला को हाजिर नाजिर जानकर जो वादे इस कौम से किए हैं, इस वतन की मिट्टी के साथ किए हैं, इस कौम के साथ, इस पंजाब की आवाम के साथ, पाकिस्तान की आवाम के साथ आपने किए हैं, वो आपको निभाने हैं। जब आपको कोई मुश्किल दरपेश आए, आपके लिए कोई ऐसा फ़ैसला हो जो मुश्किल हो, तो आप अपने हल्फ की इन अल्फाज को याद करना, ये आपके लिए एक गाइडिंग प्रिंसिपल होगा इंशाल्लाह। और मज़लूम की दाद रसी, मुझे आज ये खुशी है कि इतनी बड़ी तादाद में यंग, एजुकेटेड, ट्रेंड लोग जो है वो फ़ोर्स में शामिल होंगे। आपके इस फोर्स में शामिल होने से एक मुझे तब्दीली नज़र आनी चाहिए। जब आपके पास एक मज़लूम आए तो आपने अल्लाह ताला को हाजिर नाजिर जानकर उस मज़लूम की दाद रसी करनी है और इंसाफ के साथ खड़े होना है। और इंशाअल्लाह वो वक्त दूर नहीं है जब पुलिस पर लगे हुए धब्बे हम धोएंगे और लोग अपने घरों में चैन से, नींद, आराम से, सुकून की नींद सोएंगे। ये हमारी ज़िम्मेदारी है, ये मेरी ज़िम्मेदारी है, ये स्टेज पे बैठे ऑफिसर्स की ज़िम्मेदारी है, आप सब की ज़िम्मेदारी है। अल्लाह ताला हमें इन ज़िम्मेदारियों में कामयाब करे। अपने फ़राइज़ की जो बेहतरीन परफॉर्मेंस है उसमें अल्लाह ताला हमें कामयाब करे। अल्लाह ताला आप सब का हामी और नासिर हो। एक दफ़ा फिर आपको और आपकी फ़ैमिलीज़ को, आपके वालिदैन को मेरी तरफ से बहुत बहुत दिली मुबारकबाद। एलीट फोर्स जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। शुक्रिया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज तकरीब से खिताब कर रही थी। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक। मौसम गर्मी में जब गर्मी अपने जोरों पर होती है तो अक्सर हमारे कानों में काले काले फालसे, खट्टे मीठे फालसे की आवाज़ पड़ती है। और फालसे का नाम सुनते ही उसका खट्टा मीठा जायका
मुंह में महसूस होना शुरू हो जाता है। तो कुदरत का अदा करदा ये फल न सिर्फ जायकेदार होता है बल्कि इसकी अफादियत भी इतनी ही ज्यादा है कि इसके लिए फालसे को सुपर फूड भी कहा जाता है। बिल्कुल ऐसे ही है, और गर्मियों में तो फिर खास तौर पर जो फालसे का जूस है वो पाकिस्तान में बहुत ज्यादा मकबूल होता है, हर जगह हमें ये अवेलेबल होता है, लेकिन वो फिर डिपेंड करता है कि वहां पर हाइजीन का कितना ख्याल रखा जा रहा है और उस फालसे के जूस में मजीद क्या क्या डाला जा रहा है। और बहुत से ऐसे रेस्टोरेंट्स भी हैं या बहुत से ऐसे जिसे हम कहते हैं जूस की शॉप्स हैं, हाँ। वो अब उस जूस के अंदर सॉफ्ट ड्रिंक्स भी ऐड कर रहे हैं, कुछ ना कुछ उसके डिफरेंट फ्यूजन क्रिएट कर देते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन जो फायदा है इसका कि ठंडा है, और आजकल पाकिस्तान में जो हीट वेव का खतरा, जो जैसा कि हमने प्रोग्राम के शुरू में भी बताया था कि 3 हीट वेव का जो खतरा है, स्पेल्स हैं, वो महकमे मौसमियात की तरफ से बता दिए गए हैं। इसलिए जो फालसे का इस्तेमाल है वो हीट स्ट्रोक से बचने में भी मदद फराहम कर सकता है। बिल्कुल ऐसा ही है। इसी पर बात करते हैं, हमें ज्वाइन कर रही हैं माहिर ग़िज़ायत हमाला खान। हमाला की जो इसे सुपर नाम दिया गया है, ये सुपर फ्रूट का नाम दिया गया है, ऐसा इसमें क्या है कि इसको सुपर बना दिया गया? थैंक यू सो मच। बिल्कुल ऐसे ही है, फालसा जो है वो वाकई एक सुपर फूड है, बिकॉज इसके अंदर इतनी सारी प्रॉपर्टीज, फालसा और सुपर फूड, बिल्कुल इसके अंदर इतनी सारी प्रॉपर्टीज मौजूद हैं कि वो एक नॉर्मल इंडिविजुअल की सेहत के साथ साथ जो शुगर के मरीज हैं या जो डिफरेंट किस्म के पेशेंट्स अगर वो भी इसका इस्तेमाल करें तो उनके साइड इफेक्ट्स कम है, बल्कि उनको जो है बेनिफिट्स वो ये ज़्यादा प्रोवाइड करिए। जैसे अनवार ने भी बात की कि फालसे के जूस का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है, जैसे जैसे गर्मियाँ आती जा रही हैं आप देखेंगे कि लोग डिफरेंट किस्म की ड्रिंक्स का इस्तेमाल कर रहे हो, तो इसमें फालसे का जूस एक नंबर 1 प्रायोरिटी है कि ठीक है अगर ये मिल रहा है, बिकॉज इसका एक तो टेस्ट बहुत मजे का है, खट्टा मीठा सा टेस्ट है, तो वो आपको जो है बहुत सूथिंग इफेक्ट भी प्रोवाइड कर रहे हैं, कूलिंग इफेक्ट भी दे रहे हैं, एंड यू आर ओके विद द टेस्ट। सो इसके साथ साथ अब इस जूस को जो बना रहे होते हैं उसमें बनाने में हम कुछ गलतियां कर रहे होते हैं। इसमें सबसे पहले देखा जाए तो आप जूस के अंदर जो चीनी ऐड कर रहे होते हैं ना, वो आपको इसकी अफादियत नहीं दे रही होती। तो कोशिश करें चीनी, या जैसे आपने बात की रेस्टोरेंट्स वाले फ्रिजी ड्रिंक्स का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, ऐसी चीजों का इस्तेमाल फलों के जूसेस और स्पेशली फालसे के जूस में ना इस्तेमाल करें, बिकॉज फालसे की ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो कि इसके इफेक्ट को कम कर देती हैं। कोशिश करें, अगर ऐसे हैं कि जिनको क्योंकि फालसा बहुत खट्टा बिल्कुल ऐसे ही है और लोगों से ये खटास बर्दाश्त नहीं होती, तो फिर वो इसके अंदर क्या ऐड ऑन करें? ऐसे ही इसके अंदर आप शक्कर का इस्तेमाल कर लें, स्टीविया का इस्तेमाल कर लें, अच्छा ठीक है। और जो आपका टेबल सॉल्ट है उसकी जगह आप या तो पिंक सॉल्ट का इस्तेमाल कर लें या फिर आप काले नमक का इस्तेमाल करें, ताकि इसकी अफादियत जो है वो कम ना हो और आप इसका इस्तेमाल कर सकें। अच्छा, इसके अलावा बच्चों के लिए भी फालसा जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बच्चों को किस तरह दिया जाए, रॉ फॉर्म में तो वो बिल्कुल नहीं लेते हैं हो जाते बच्चों के। तो अगर गर्मियों के मौसम में आप उनको स्लश की फॉर्म में या आइसक्रीम पॉप्सिकल्स बनाकर उनको देंगे ना, तो एक तो उनको पसंद भी बहुत आएंगे, उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा होगा और अल्टीमेटली उससे उनको फायदा भी हासिल हो रहा होगा। तो फालसा एक ऐसा फ्रूट है जिसको अगर आप रॉ फॉर्म में कंज्यूम करें, अच्छा सा जूस जिसमें आप स्टेविया या नमक, काला नमक डाल के इस्तेमाल करें, या फिर आप इसके पॉप्सिकल्स बना के इस्तेमाल करें, तो बहुत ज्यादा सेहत के लिए अच्छे हैं। अब इसके साथ साथ बात करें कि फालसे के अंदर ऐसी कौन सी प्रॉपर्टीज मौजूद हैं। सबसे पहले इसके अंदर विटामिन सी मौजूद है, जो कि औरतों के लिए, लड़कियों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उनकी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। गर्मियों में हमारी स्किन नॉर्मल से ज़्यादा डल हो जाती है, बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेट हो जाती है, तो विटामिन सी इसके अंदर मौजूद है जो हमारी स्किन के लिए इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ साथ ये इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए, यानी कि हमारी कुव्वत मदाफियत को स्ट्रॉन्ग करने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो हम इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी के साथ साथ इसके अंदर हमारे पास फाइबर्स मौजूद हैं। अब फाइबर्स हमारे कॉन्स्टिपेशन की हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर है, या वो लोग जिन्हें पेट के मसाइल रहते हैं, गर्मियों में आप देखते हैं कि पेट के मसाइल कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाते हैं, कोई कॉन्स्टिपेटेड है, कोई डायरिया है, गर्मी हुई है मेदे में एंड ऑल, इस तरह के मसाइल हो जाते हैं, तो उसके लिए भी फालसा हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये बताइएगा फालसे का जूस हो या फालसे को रॉ फॉर्म में खाना हो, बेस्ट टाइमिंग क्या है? जब भी आप भी हमारे शो में आई हैं या डिफरेंट माहिर ग़िज़ायत आते हैं तो वो यही कहते हैं कि खाना ही बेस्ट है, उससे सही फायदा ज्यादा मिलता है। ठीक है, तो इसमें क्या लॉजिक है? टाइमिंग के बारे में आप पूछ रहे हैं कि टाइमिंग भी, लेकिन ये वाला सवाल है बाकी पर्सनल क्वेश्चन। अनवार, इसमें दो सवाल हैं आपके। सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि इसको खाना किस फॉर्म में चाहिए, कोई भी फल है अगर आप उसको रॉ फॉर्म में खा रहे हैं तो वो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली जब फल ब्लेंड होता है तो उसके अंदर शुगर होती है, फ्रुक्टोज, जो कि आपकी बॉडी में जाती है और अल्टीमेटली आपको नुकसान पहुंचा रही होती है। लेकिन फालसे के अंदर कदरन जो है वो शुगर, फ्रुक्टोज जो है वो कम होती है, लेकिन कोशिश करें कि इसको रॉ फॉर्म में खाएं। आप जैसे मूवी देख रहे हैं, आपको पॉपकॉर्न खाने का बहुत ज्यादा शौक हो रहा है, आप नहीं खा सकते क्योंकि आप वेट लूज करना चाहते हैं,
तो उसकी जगह बैठे बैठे फालसा एक आधा मुंह में डालते रहे तो आपका टेस्ट जो है अल्टीमेटली डेवलप हो जाता है। रॉ फॉर्म में नहीं पसंद आ रहे, खट्टे ले आए आप, तो आप उसके जूस बनाकर इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे मैंने बताया। खराब होने के बाद ही होते हैं वो देसी हैं जो कि फिर मुश्किल से मिलते हैं, और फिर जो बीज है वो भी खा लेना चाहिए। बिल्कुल खा लेना चाहिए, बीच में कोई नुकसानदेह नहीं। अगर आप उसको च्यू कर सकते हैं या आप उसको छोटा छोटा उसका पीसेस कर सकते हैं तो आप खा सकते हैं। इनकेस आपको लग रहा है आप इसको नहीं कर सकते, ओल्डर एज के हैं इस तरह से, तो फिर आप उसको कंज्यूम ना करें। बड़ा एक गलत कॉन्सेप्ट है, और ये कहा जाता है कि उसके वो जो बीज हैं वो खाने से पथरी हो जाती है, स्टोनिंग हो जाती है। अलग अलग लोगों ने, नहीं ऐसी कोई मिथ नहीं है। आप देखिए सीड्स के जो है वो उफादियत उनकी अपनी है, तो सीड्स का इस्तेमाल भी उतना ही जरूरी है जितना आप एक फल का इस्तेमाल करें। हम हमेशा पेशेंट्स को ये रिकमेंड करते हैं कि आप माल्टा भी अगर इस्तेमाल करें तो उसके ऊपर से वो वाइट ना उतारें, उसका फाइबर है वो इस्तेमाल करें। सेब इस्तेमाल करें, उसके ऊपर से उसका छिलका ना उतारें। सो जो फ्रूट जिस सीड के साथ आ रहा है कोशिश करें उसको खाएं। हाँ, वो सीड जो च्यूएबल नहीं है, जो नहीं खाए जा सकते, आप उसका इस्तेमाल ना करें, बाकी सीड्स का इस्तेमाल करें। आपने टाइमिंग की बात की थी कि टाइम हमें कौन सा रखना चाहिए। फलों को खाने का सबसे बेस्ट टाइम होता है मिड मॉर्निंग स्नैक, 11 से 12 बजे के करीब, जब आपका लंच भी नहीं अभी हुआ होता लेकिन आपको भूख लग रही होती है, उस टाइम आप कोई फल ले सकते हैं। या फिर आप 4 से 5 बजे जिसे हम इवनिंग स्नैक्स कहते हैं उसमें आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी के साथ साथ फालसा ऐसा फल है जिसको आप ब्रेकफास्ट में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका जूस बनाकर आप अपने नाश्ते के साथ इस्तेमाल कर लें, वो आपके वेट लॉस प्रॉपर्टीज के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो वो लोग जो वजन कम करना चाहते हैं वो अपना कबाब और ब्रेड का स्लाइस के साथ अगर फालसे का जूस एज पर रिक्वायर्ड जैसा मैंने बताया उसका इस्तेमाल करें तो अच्छा है। अब इसमें एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे लोगों ने अब देख लिया है कि ठीक है जी फालसे बहुत इंपॉर्टेंट है तो आज ही किलो फालसे और उसका जूस बना के और उसको इस तरह से इस्तेमाल ना करना शुरू कर दे। एक रिक्वायर्ड अमाउंट में इस्तेमाल करें। अगर आप अच्छा जूस बना रहे हैं तो आप 2 से 3 गिलास उसके पी सकते हैं, लेकिन अगेन इसे ज्यादा इस्तेमाल ना करें बिकॉज इसके अंदर डेली का एक छोटा गिलास मेरे ख्याल से आपके लिए इनफ है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो कि वेट लॉस प्रोसीजर में है और वो लोग जो कि अपनी डाइट मेंटेन करना चाह रहे हैं तो वो उनके लिए एक बड़ा गिलास है इनफ है। लेकिन इसे ज्यादा इस्तेमाल ना करें कि आपने अब बस जूस बना लिया तो पूरा दिन जूस ही पे जा रहे हैं। अनवर, आपने स्टार्ट में एक बात की थी हाइजीन की। हाइजीन बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हमारे पास बहुत सारे स्टॉल्स आप देखते हैं बाहर रोड्स पे लगे होते हैं फालसे के जूस के। अगर आप बाहर से जूस इस्तेमाल करें तो काइंडली उसकी वाटर क्वालिटी को जरूर देखें, बिकॉज वही जूसेस आपको अल्टीमेटली डायरिया करवा देते हैं और नुकसान पहुंचा रहे होते हैं। वो हमें फालसे की वजह से नहीं हो रहा होता, वो हमें वो जो पानी यूज कर रहे हैं उसकी वजह से हो रहा होता है। इसलिए कोशिश करें या तो जूसेस घर में बनाएं या फिर अगर आप बाहर से भी ले रहे हैं तो इस तरह के लेंगे जिसमें वाटर कंटेंट। लेकिन लोग फिर ये कहते हैं कि फिर जायका नहीं आता, जायका नहीं आता। हाइजीन का जहाँ ख्याल रखते हैं तो बाहर स्टॉल्स पर तो हम यही देखते हैं। अच्छा, जिगर और दिल के लिए भी ये कहा जाता है कि उसकी हेल्थ को भी बड़ा बेहतर रखता है। बिल्कुल ऐसे ही है, जिगर और दिल की हेल्थ के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर मल्टीविटामिन्स और मिनरल्स मौजूद हैं जो कि कार्डियोवास्कुलर पेशेंट्स के लिए जरूरी है, उनकी हार्ट हेल्थ को मेंटेन करने के लिए जरूरी है, लिवर में ब्लड प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। इसी के साथ साथ इसके अंदर फास्फोरस का एक बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट मौजूद है जो कि वो फीमेल्स जिनके जोड़ों में दर्द रहता है उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो फीमेल्स जो हमेशा थका थका महसूस करती हैं, जोड़ों में दर्द रहता है, आपको पता है 40s के बाद वैसे ही ये मसाइल ज्यादा स्टार्ट हो जाते हैं, तो हम लोग समझते हैं कि छोटा सा पार्टिकल है, छोटा सा फ्रूट है, इसने हमें क्या ही फायदा दे देना है, लेकिन इसके अंदर ऐसी प्रॉपर्टीज मौजूद हैं जो कि आपको फायदा पहुंचा रही होती हैं। ठीक है, तो ऐसे में फिर वही बता कि ना 40 प्लस पर जब आप जा रहे हैं तो जरा 50 प्लस की भी बात कर लें, जो हमारी खवातीन, जो हमारी माएँ हैं, क्योंकि ये जिस उम्र के हिस्से में उनसे इतनी खटास वाली चीजें नहीं खाई जाती, तो उनके लिए वालदा फिगर जो है जूस बेस्ट रहेगा या उन्हें हम लोग रॉ फॉर्म में खिलाएं? जूस बेस्ट रहेगा। किसी भी इंडिविजुअल को अगर रॉ फॉर्म में फालसा पसंद नहीं आ रहा तो वो इसका जूस जरूर कंज्यूम करें, लेकिन अगेन स्टेविया ऐड कर लें या ऐसी चीज ऐड कर लें जो उनको मिठास प्रोवाइड करें। नमक ऐड ना करें, इसकी जगह काला नमक ऐड कर लें। और वो लोग जो फालसे पर डायरेक्ट टेबल सॉल्ट डाल के खा रहे हैं वो भी इसको इस तरह से इस्तेमाल ना करें, काला नमक डाल के इसको इस्तेमाल करें। डायरेक्ट आयोडीन जो आप लोग टेबल सॉल्ट घरों में हम खाना पकाने के लिए वो यूज कर सकते हैं, लेकिन वही सॉल्ट आप रॉ फॉर्म में फालसों के ऊपर डालकर प्रॉपर उसको हिलाकर उस तरह से इस्तेमाल ना करें, काला नमक यूज करें इसके लिए। ये ब्लड प्रेशर के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और अल्टीमेटली वेट लूज के वो जो पेशेंट्स होते हैं वो भी इस तरह से इसको इस्तेमाल ना करें, बिकॉज वो समझते हैं कि यही नमक तो हम खाने में इस्तेमाल करें तो ये हम इस तरह से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल ना करें, काले नमक को इस्तेमाल करें ताकि वो आपको टेस्ट भी प्रोवाइड कर रहा और अल्टीमेटली जो है वो फालसों का जायका भी आया, फादियत भी। और जिस तरह से शुगर कंटेंट भी इसमें कम है तो जो शुगर के पेशेंट्स हैं उनके लिए भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सुपर फूड है, शुगर के पेशेंट्स यूज कर सकते हैं। हर फ्रूट ग्रुप में शुगर के जो मरीज होते हैं वो ये
देखते हैं कि पता नहीं अब हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं कि नहीं, इसमें डॉक्टर ने कितनी हमें रिस्ट्रिक्शंस लगानी है, क्योंकि अब तरबूज भी आया हुआ है, मैंगो भी आने वाले हैं, एंड ऑल डिफरेंट किस्म के फल हैं, तो उसमें फालसा एक ऐसा फल है, और आड़ू, लीची का इंतजार कर रही हूं, लीची भी आने वाली है। तो फालसा और आड़ू दो ऐसे फल हैं जिसका इस्तेमाल अगर किया जा रहा है तो वो शुगर की पेशेंट्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगेन नॉर्मल इंडिविजुअल्स के साथ साथ शुगर के मरीजों को भी यही हिदायत है कि आज से ही अपने फ्रिज में 2-2 किलो फालसे स्टॉक ना कर लें, एक रिक्वायर्ड क्वांटिटी में इस्तेमाल करें, जूसेस बना के इस्तेमाल करें, पॉप्सिकल्स बना के इस्तेमाल करें, रॉ फॉर्म में इस्तेमाल करें, वो सब कुछ बहुत बेहतर है, लेकिन एक रिक्वायर्ड क्वांटिटी में जरूर इस्तेमाल। लेकिन हमारे यहाँ एक ट्रेंड है कि हम स्ट्रॉबेरीज जाने वाली हैं तो उनको बहुत ज्यादा फ्रीज कर लेते हैं, तो बहुत ज्यादा फ्रीज करके रख लिए जाते हैं, तो जो फ्रीज आइटम है उनके भी फिर नुकसानात ऑब्वियसली हैं। शेल्फ लाइफ पे डिपेंड करता है हर फ्रूट की और हर प्रोडक्ट की कि वो आपकी कितनी शेल्फ लाइफ है। हाँ, अगर फालसे फॉर द लॉन्गर टाइम फ्रीज हो जाते हैं, लोग एक ही दफा ले आते हैं, बैचेस बना के अपने फ्रिज में स्टोर कर लेते हैं, वो एक अच्छी चीज है, लेकिन अगेन इतना ज्यादा स्टोर करने की जरूरत नहीं है। आप फ्रेश चीज लाएं, फ्रेश कंज्यूम करें और उसके बाद दोबारा फ्रेश लेकर आए, वो एक अच्छी प्रैक्टिस सेट हो जाती है। अपार्ट फ्रॉम दिस के हमने उसको स्टोर कर लिया है, और ज्यादा ठंडा हो गया है, पहले हीट वेव का खतरा और आप कह रही है लोगों को बाहर जाएगी शाम को आप जरूर निकलें। बहुत शुक्रिया माहिर ग़िज़ायत हुमाला खान हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थी। ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। स्टे ट्यून्ड इन पाकिस्तान। अहम खबर शामिल करेंगे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के हवाले से, जहां एक बार फिर से तेजी देखने में आ रही है और इस वक्त 100 इंडेक्स एक बार फिर 75,000 की नफसियाती हद अबूर कर गया है। 100 इंडेक्स 279 पॉइंट्स के इजाफे से 75,210 पर मौजूद है। इंटरबैंक में डॉलर की कदर में 5 पैसे का इजाफा हुआ है, डॉलर 278 रुपए 45 पैसे का हो गया है। बिल्कुल, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के आगाज पर तेजी का रुझान देखने को मिला। 100 इंडेक्स एक बार फिर 75,000 की नफसियाती हद उबूर कर चुका है। 100 इंडेक्स 279 पॉइंट्स के इजाफे से 75,210 पर मौजूद है और फिलहाल इंटरबैंक में डॉलर की कदर में 5 पैसे का इजाफा, जबकि 278 रुपए 45 पैसे का हो चुका है। अभी लेते हैं छोटी सी ब्रेक। ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक। इम्तिहान का लफ्ज़ ज़हन में आते ही तालिब इल्मों के पसीने छूटने लगते हैं और वजह हम सबको ही मालूम है, क्योंकि तालिब इल्म जिन्होंने साल भर किताबों के साथ जो कुछ किया है उसको चेक करने का वक्त आ गया है कि आपने पढ़ा भी है या नहीं पढ़ा है। लेकिन यहाँ पर मामला सिर्फ तालिब इल्मों का नहीं है, यहाँ पर मामला है सिंध गवर्नमेंट का, और इसके हवाले से जो सिंध का महकमा तालीम है वो क्या काम कर रहा है, क्योंकि आए रोज़ इस तरह के वाक़यात रिपोर्ट हो रहे हैं जहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि कराची में इस वक्त जो मैट्रिक के इम्तिहानात हो रहे हैं वहाँ पर डेली पेपर होने से पहले ही पर्चा लीक हो जाता है, और उसके साथ साथ पर्चा लीक होने के साथ साथ उसके जो आंसर्स हैं वो भी सोशल मीडिया पर वो बच्चों को मिल जाते हैं। पेपर वक्त से पहले ही आउट हो रहा है और हलशुदा पेपर सोशल मीडिया पर भी फैल जाता है। नवी जमात का अंग्रेजी का पर्चा शुरू होने से कबल आउट होकर सोशल मीडिया पर फिर वो वायरल हो जाता है। इसी मामले पर बात करते हैं, हमारे नुमाइंदे शफकत अजीज कराची से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। थैंक यू सो मच शफकत हमें ज्वाइन करने के लिए। शफकत, शायद ही इस हफ्ते ऐसा रोज होगा कि मैंने और अनवार ने ब्रेकिंग ना की हो कि आज बायो का पर्चा आउट हो गया, आज मैथ्स का पर्चा आउट हो गया। एक भी दिन हमने ये रिपोर्ट नहीं किया कि इसके ऊपर कोई एक्शन भी लिया गया हो। ज़रियाब, आज नवा पर्चा था और बदकिस्मती से वो भी जो है वक्त से काफ़ी पहले जो है वो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। जदीद टेक्नोलॉजी है, व्हाट्सएप का दौर है, और जैसी एक जगह से पर्चा अगर व्हाट्सएप पे आता है तो वो चंद सेकंड्स में हज़ारों बल्कि लाखों लोगों तक जो है वो बाआसानी पहुँच जाता है। और ये चीज़ रोकने में जो है वो जो बोर्ड इंतज़ामिया है या जो सूबाई महकमा तालीम है, जो बोर्ड एंड यूनिवर्सिटीज़ का महकमा है, वो इसमें अभी तक जो है वो नाकाम नज़र आ रहा है। आज भी नवी जमात का केमिस्ट्री का पर्चा था जो वक्त से पहले ही जो है हमने देखा कि वो सोशल मीडिया पर नज़र आया। जो बोर्ड इंतज़ामिया वो ये कह चुकी है कि बोर्ड से ये पर्चा आउट नहीं होता, बल्कि जो कराची से दूर दराज के सेंटर है वहाँ पर तकरीबन 7 साढ़े 7 बजे पर्चा बोर्ड से निकल जाता है, क्योंकि वक्त पर पहुँचना होता है।
तो हो सकता है ये भी वो भी इस बात पर कंफर्म नहीं है कि ये आया कि पर्चा वहाँ से आउट हुआ है या नहीं हुआ, लेकिन चूँकि व्हाट्सएप का दौर है और पर्चा जैसे ही आता है और उसके बाद फ़ौरन व्हाट्सएप ग्रुपों में और हर तालिब इल्म के पास जो है वो पर्चा वक्त शुरू लेकिन शफकत जो व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं उसमें कहा जा रहा है कि बहुत से सहाफ़ी भी मौजूद हैं, और फिर वो व्हाट्सएप ग्रुप का एडमिन कौन है? अगर उस व्हाट्सएप ग्रुप में इतने ज्यादा लोग मौजूद हैं तो उस इंसान की पकड़ क्यों नहीं हो रही? देखिए व्हाट्सएप ग्रुप में है, बिल्कुल है, लेकिन उनमें कोई भी पाकिस्तानी नंबर जो एडमिन है वो पाकिस्तानी नंबर नहीं है। अच्छा। बच्चे जो है वो पैसों के एवज जो है वो इन ग्रुप्स में जो है वो शामिल होते हैं, और उसके बाद फिर ये सिर्फ एक ग्रुप नहीं है, कई दर्जनों ग्रुप हैं जहाँ पर ये जो है वो पर्चा आउट होता है। आपने शुरू में एक बात की कि बच्चों का पसीना निकल आता है, इम्तिहान है, लेकिन वाकई हकीकत में भी अनवार मैं आपको बताऊँ कि यहाँ पर इस वक्त गर्मी बहुत ज़्यादा है, लोड शेडिंग शदीद है, और बच्चों के लिए वाकई पर्चा देना जो है वो काफ़ी मुश्किल नजर आ रहा है। आपको एक बड़ी मजे की बात बताऊं कि इस दफ़ा मैट्रिक बोर्ड ने जो है 505 इम्तिहानी मरकज कराची शहर में बनाए हैं, लेकिन तकरीबन जो 350 हैं वो निजी स्कूलों को बनाया है इम्तिहानी मरकज, जहां पर छोटे छोटे कमरों में बच्चे जो है वो इम्तिहान दे रहे हैं, एक साथ बैठ कर इम्तिहान दे रहे हैं। जब हमने थोड़ा सा इस पर इन्वेस्टिगेट किया तो पता चला कि ये सेंटर्स बिकते हैं, 1-1 लाख 1.5 लाख रुपए में जो है वो सेंटर्स बिकते हैं। उसके बाद जो बच्चे यहाँ पर पर्चा देने आते हैं वो पैसे देकर पर्चा देते हैं ताकि वो आसानी से पास हो सके। तो ये भी एक बड़ा धंधा है। इस पर डायरेक्टर स्कूल हैं यार मोहम्मद वलादी, उन्होंने मीडिया पर कहा कि इसमें कोई शक नहीं है कि जो है वो छोटे सेंटर इसलिए बनाए जाते हैं ताकि वो सेंटर बिक सकें, क्योंकि जो गवर्नमेंट के स्कूल हैं, सरकारी स्कूल हैं, वहाँ पर सहूलियात कम है, जगह तो बहुत अच्छी है, लेकिन वहाँ पर कहीं डेस्क नहीं है, कहीं बिजली नहीं है, कहीं बिजली कटी हुई है, तो इस वजह से निजी स्कूलों को बनाया जाता है। आपकी बातों से तो वैसे लग रहा है कि शायद ये बच्चों का इम्तिहान नहीं है, ये असातिज़ा का इम्तिहान है, ये तालीमी इदारों का इम्तिहान है, क्योंकि जितने भी मामलात आप इस पर बता रहे हैं तो उस पर यह बताएगा कि महकमा तालीम सिंध वो क्या कर रहा है, मतलब यानी कि एक एक्शन उनकी तरफ से लिया जा रहा। देखिए एक्शन की अगर बात की जाए तो जहाँ जहाँ से हम रिपोर्ट करते हैं, क्योंकि मीडिया भी महदूद जगह तक जा सकता है, क्योंकि मीडिया को इम्तिहानी मरकज़ में दाखिल होने की इजाज़त नहीं है, सिवाय उस सूरत में जब या तो बोर्ड की टीम मौजूद हो या कोई कमिश्नर या डिप्टी कमिश्नर किसी स्कूल का विज़िट करे तो हम उसके साथ जा सकते हैं, अलग से हम नहीं जा सकते। तो जहाँ जहाँ उन्होंने विज़िट किया, 2 रोज़ कबल डिप्टी कमिश्नर मलिर हैं, उन्होंने लांडी में एक इम्तिहानी जो है सेंटर का विज़िट किया, बल्कि 2 इम्तिहानी सेंटर का विज़िट किया, तो हमने वहाँ पर देखा कि बिल्कुल छोटे छोटे कमरों में जो है वो इम्तिहानी मरकज़ बनाए गए थे, हवादार नहीं है, गर्मी सख्त है, लोड शेडिंग है, तो वो खुद भी जो है वो डिप्टी कमिश्नर साहब परेशान हो गए कि ये मैं किस सेंटर में आ गया। असल में अनवार होता यह था कि कोरोना से पहले जो मैट्रिक और इंटर के इम्तहानात थे वो मार्च अप्रैल में हो जाते थे, लेकिन कोविड के बाद जो है वो सिलसिला कुछ यूँ हुआ कि जो नया साल तालीमी साल है वो अगस्त में चला गया, तो जिसकी वजह से जो पर्चे हैं 9वीं और 10वीं की और 11वीं और 12वीं के वो अप्रैल मई और मई जून में चले गए, जिसकी वजह से मौसम जो है वो काफ़ी शिद्दत इख्तियार कर गया है। इस मौसम में आपको भी पता है कि गर्मी की शिद्दत काफ़ी ज़्यादा है, तो बच्चे जो है वो सख्त गर्मी में पर्चे जो है वो दे रहे हैं, और कहीं हमने ये भी देखा कि सख्त गर्मी के साथ साथ वो फर्श पर बैठ के पर्चे दे रहे हैं, और बच्चियां भी हैं उनमें, और कहीं तो बच्चे खुले आसमानों के नीचे भी जो है वो पर्चे। लेकिन शफकत, जो मंजरकशी अभी आप कर रहे हैं, जो सूरत हाल आप बता रहे हैं, एक तरफ सूरत हाल ये है कि डेली बेसिस पर पर्चा आउट हो रहा है, दूसरी तरफ सहूलियात मौजूद नहीं है, ऐसा लग रहा है या महकमा तालीम है नहीं या फिर वो कोई काम नहीं कर रहा। और दूसरी बात यह है कि अगर किसी को भी फिर पास होना है तो वो तो कराची अपना बोर्ड शिफ्ट करवाए और वहां जाके मैट्रिक के पेपर दे दे और फिर बड़ी आसानी से पास हो जाए। बिल्कुल आप अनवार बिल्कुल सही कहा आपने। कुछ मंजरकशी ऐसी यहाँ भी हमें नज़र आती है, मुख्तलिफ कराची सिंध के और पंजाब के मुख्तलिफ शहरों से बच्चे यहाँ आकर हमने देखा कि उन्होंने जो है वो इम्तिहान दिए हैं, और प्राइवेट कैंडिडेट के तौर पर मैंने मशवरा दिया था, वो ऑलरेडी हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन बात यह है कि सहूलियात जो फराहम करना वो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। 3,65,000 बच्चे हैं जो इस वक्त 9वीं और 10वीं का जो है वो इम्तिहान दे रहे हैं, और इसके बाद अभी इंटरमीडिएट के इम्तिहान होना बाकी हैं जो 28 मई से शुरू होंगे, और लोड शेडिंग वैसी की वैसी ही है। जो बोर्ड इंतजामिया उन्होंने 12 के लेकिन सवाल इतना खर्चा कर रहे हैं तो फिर पेपर ही ना लें, अगर पेपर ही लीक कर देना है। हाँ ये भी है।
बहुत अच्छी बात की, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। पास होने के लिए पढ़ना पड़ेगा और पढ़ने के लिए जो है इम्तिहान भी देना जरूरी है, तो वैसे डिग्री मिलेगी। और वो इम्तिहान जो कि आपको पहले ही मिल जाता है। एग्जैक्टली। और शफकत, ये जो अधमरे पड़े हैं ये फिर आगे चलकर किसी न किसी जगह पर तो कहीं ना कहीं कोई नौकरी, कोई मुलाजमत करेंगे ना। यही लोग होंगे, किसी न किसी हॉस्पिटल में कोई वार्ड बॉय होगा, कोई नर्स होगी, कुछ ना कुछ तो होगा, जाहिर सी बात है। क्योंकि आप अपनी जाली डिग्रियां दिखा के, तरीके से जाली डिग्री ही है कि आपने पढ़ा कुछ नहीं है लेकिन आप पेपर में पास हो गए हैं तो आपको सर्टिफिकेट मिल गया। तो फिर ये लोग चलकर आने अगली जो नस्ल है या आगे के जो लोग हैं उनके तो वबाले जान बन जाएंगे। आपने बहुत छोटे लोगों का नाम लिया, नर्स या यहाँ पर डॉक्टर और इंजीनियर तक इसमें बनते हैं, और साइंटिस्ट भी इसी में शामिल है जिन्होंने मैट्रिक का इम्तिहान देना है और उसके बाद उन्होंने इंटर करना है, फिर ग्रेजुएशन करना है, फिर मास्टर्स करना है, फिर पीएचडी करना है। और वहाँ तक पहुँचते पहुँचते उनका क्या हाल होगा ये तो अल्लाह को ही पता है। लेकिन इंतज़ामिया अपने तौर पर कोशिश कर रही है, जो हमारे डायरेक्टर हैं स्कूल के वो भी कार्रवाइयाँ कर रहे हैं जहाँ जहाँ उनको शिकायत मिलती है। कुछ सरकारी असातिज़ा भी जो है वो मुअत्तल हुए। तो हमारी बात हुई यार मोहम्मद वलादी से, जो गवर्नमेंट स्कूलों के डायरेक्टर हैं। उन्होंने अब तक तकरीबन 2 दर्जन से ज़ायद जो सरकारी असातिज़ा हैं, जो सेंटर सुपरिटेंडेंट हैं, उनको मुअत्तल किया है। जबकि 1 दर्जन के करीब जो प्राइवेट स्कूलों में जो सेंटर सुपरिटेंडेंट थे या जो गैर मुतल्लिका लोग थे, जो नकल करवाने में मसरूफ थे, उन्हें गिरफ्तार किया गया है। ये तो अब तक कार्रवाई रिपोर्ट हुई है, लेकिन फर्दर एक्शन इन पर कोई मुकदमा दर्ज हुआ है या नहीं हुआ, उस हवाले से अभी तक कुछ कहना कबल वक्त होगा, क्योंकि अभी इम्तिहान चल रहा है और 3,50,000 बच्चे हैं। वो इम्कानात हैं कि जिन इदारों में, मतलब जिन एरियाज में ये नकलशुदा पर्चा या बच्चों तक लीक हो गया है, उन एग्जाम्स को कोई वक़्त ही ना दी जाए, उन्हें डिसमिस कर दिया जाए या दोबारा से जो है इन बच्चों के एग्जाम लिए जाए, कोई ऐसा अमल? वरना तो फिर यूं कह दीजिए कि पूरा का पूरा कराची पास है। देखिए बिल्कुल आपकी बात सही है। हमारी इस वाले से जो चेयरमैन मैट्रिक बोर्ड हैं शर्फ अली शाह, उनका कहना था कि देखिए बोर्ड से पर्चा आउट नहीं होता, बोर्ड से अब तक कोई ऐसी शिकायत नहीं मिली। हाँ, उन्होंने कहा कि पर्चा अगर सोशल मीडिया पे होता भी है तो वो 1-8 घंटा पहले होता है, इससे हमारा कसूर नहीं और हम जो है जिम्मेदार इसके नहीं है। उन्होंने इम्तिहान से कबल जो है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी, लेकिन शफकत फिर जिम्मेदार वो किसको ठहरा रहे हैं? अगर ये उनकी जिम्मेदारी नहीं है, हम तो कोशिश ये कर रहे हैं कि चेयरमैन सेक्रेटरी बोर्ड से भी राब्ता कर सकें ताकि उनसे भी बात हो, शर्फ अली शाह साहब से भी बात हो सके, ताकि हम उनका जो मौक़िफ़ है, अगर वो ये कह रहे हैं कि ये उनकी जिम्मेदारी नहीं है तो फिर जिम्मेदारी है किसकी? देखिए सबसे पहले जो जिम्मेदारी आती है वो सेंटर सुपरिटेंडेंट्स की आती है। 505 सेंटर्स हैं और 505 सेंटर सुपरिटेंडेंट्स हैं। उनका ये कहना है कि इन 505 लोगों में से जो है कोई ना कोई पर्चा जो है वो आउट करने में मुलव्वस है, जिसको पकड़ना जो है वो बहुत मुश्किल है। उन्होंने बदवाएं दी हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि जो लोग नकल करने में मुलव्वस हैं वो कौम को तबाह कर रहे हैं, अल्लाह उनको तबाह करे। ये बात रिकॉर्ड पर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बदवाएं भी दी हैं। लेकिन आज जदीद टेक्नोलॉजी के दौर में, लेकिन ये कैसी बेबसी है, ये कैसी लाचारी है कि आप बदवाएं देने पर उतर आए हैं। कोई अमली इकदाम नहीं किए जा रहे हैं। लाहौर की हम बात करें, गुजरावाला की बात करें या ओवरऑल पंजाब की भी बात कर लें, यहां पर हमने उस तरह से कभी नहीं सुना कि पर्चे लीक हो रहे हैं। बोर्ड्स के एग्जाम्स दिए, मुझे याद है कि अगर 1-2 बच्चे खुदा ना खास्ता कोई ऐसी हरकत करते हुए पकड़े भी जाते थे तो उनको इम्तिहानी मरकज से बाहर कर दिया जाता था, पर्चा हो जाया करता था और वो उस बच्चे को या बच्चे को बड़ी हजीमत उठाना पड़ती थी। वालिदैन स्कूल आते थे, लेकिन यहाँ तो सरेआम तमाशा चल रहा है। बिल्कुल, आजकल मोबाइल हर बच्चे के हाथ में बासानी मोबाइल लेके जाता है और मोबाइल पे ही जैसे पर्चा आउट होता है वैसे ही हमारे पास भी आता है। उसके थोड़ी देर बाद दिलशुदा पर्चा भी जो है वो हमारे व्हाट्सएप पे आ जाता है। तो बेशतर जो सेंटर्स हैं वहाँ पर मोबाइल फ़ोन लाने पर जो है वो पाबंदी तो है, लेकिन बहुत सारे सेंटर्स पर बच्चे ले आते हैं क्योंकि दूर दराज सेंटर्स पर वो जाते हैं। वालिदैन कहते हैं कि हमारा इनसे रब्ता नहीं हो पाता, अमन व अमान की सूरत हाल ख़राब है, इसलिए बच्चों को मोबाइल देना भी ज़रूरी है। लेकिन सेंटर्स के अंदर जब 600-700 800 हज़ार बच्चे हों, उनके पास मोबाइल हों, तो इतने बड़ी मोबाइलों की जिम्मेदारी भी सेंट्रल सुपरिटेंडेंट नहीं लेता। कोई एक मोबाइल भी जो है वो गुम हो गया तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? तो बच्चों के पास मोबाइल भी है, उनकी ज़रूरत भी है, मजबूरी भी है। लेकिन ऐसे में जो हमारे मुआशरे में जो लोग असातिज़ा हैं उन्हें ही अपना किरदार अदा करना होगा कि वो ऐसे किसी अमल का जो है साथ ताउन ना करें, बल्कि ऐसे अमल को रोकें। और ये काम सिर्फ और सिर्फ असातिज़ा कर सकते हैं, चेयरमैन बोर्ड कर सकता है और इनको चाहिए कि ये फौरी तौर पर इस पर कोई एक्शन लें, साइबर क्राइम से मदद लें, ताकि जो पेपर आउट करने में मुलव्वस लोग हैं उन्हें कैफिर किरदार तक जो है वो पहुंचाया जाए। जी
ठीक है, लेकिन शफकत अभी जो कुछ मनाजिर भी हम अपनी स्क्रीन पर भी देख रहे हैं, वहां पर बच्चों को इतना क्लोजली बिठाया गया है कि वो आराम से एक दूसरे को देखकर भी अपना पर्चा हल कर सकते हैं। तो अगर सहूलियात ही मौजूद नहीं थी इन निजी स्कूल्स में, जिनका आप ये बता रहे हैं कि 1 लाख से 1.5 लाख रुपया वो स्कूल भी लेता है, तो फिर अगर फैसिलिटीज़ वहाँ पर नहीं हैं, अच्छे तरीके से पेपर्स वहाँ पर नहीं होते, तो फिर बोर्ड ने वहाँ पर इम्तिहानी मराकज़ कायम क्यों किए? अनवर, थोड़ा सा मैं आपको करेक्ट कर दूं, ये जो 1-1.5 लाख का जो मैंने जिक्र किया है, ये सेंटर फरोख्त हुए हैं जी, ये सारी ब्लैक मनी है। ठीक है। ये पैसे वो बच्चों से नका करवाने के लिए जो सेंटर सुपरिटेंडेंट है वो वसूल करेगा। ठीक है, तो वो पैसे लेगा, इसका बोर्ड से कोई ताल्लुक नहीं है। बोर्ड कार्रवाई होनी चाहिए ना। 505 हैं वो, 505 सेंटर्स बने हुए हैं। अल्लाह अकबर। 348 सेंटर है इम्तिहानी मरकज, 348 सेंटर हैं जो निजी स्कूल जो जिनको बनाए गए। हम 1-2 रोज में मैं एक ऐसे सेंटर में भी जा रहा हूँ जो निजी स्कूल है, वहाँ पर तमाम सहूलियात दस्तियाब हैं, CCTV कैमरे भी लगे हुए हैं। वो एक मॉडल स्कूल है, मैं देख कर भी आया हूँ, तो इंशाल्लाह वो भी मैं रिपोर्ट करूँगा कि स्कूल ऐसे होने चाहिए। लेकिन जो हमारी कुछ स्कूल इंतजामिया से बात हुई, जो मालिकान है, उनका ये कहना है कि जब वो किसी दूसरे स्कूलों का सेंटर अपने स्कूल में डलवाते हैं तो वहाँ पर वो फर्नीचर जो बच्चे आते हैं वो तबाह कर जाते हैं, वहाँ पर वो इंक फेंक देते हैं, स्कूल गंदा कर देते हैं। तो जो बड़े स्कूल हैं वो जो है वो ताउन नहीं करते, वो अपने स्कूल को इम्तिहानी मरकज़ नहीं बनने देते, जिसकी वजह से मौका मिलता है जो गली मोहल्लों के छोटे स्कूल हैं उन्हें इम्तिहानी मरकज़ बनाया जाए, और वहीं से फिर ये धंधा स्टार्ट होता है और जो सेंटर जो है वो बिकना शुरू होते हैं। आपने तो सिर्फ ये देख रहे हैं कि एक डेस्क पर 4 बच्चे हैं, लेकिन वहाँ आप जाकर देखें फिजिकली तो आप 5 मिनट ज़्यादा खड़े नहीं हो सकते। अनवार, वहाँ पर इतनी गर्मी होती है, ना पंखा है वहाँ पर, ना ठंडी हवा है, इवन के साफ पानी वहाँ पर बच्चों को ठंडा पानी पीने को नहीं मिलता। और ऐसे में जो है ये हमारे बच्चे जो है वो पेपर कर रहे हैं। जो मिल रहा है ना, जो है उसके बाद मेरा ख्याल है किसी भी फैसिलिटी की किसी भी बच्चे को जरूरत नहीं होगी, उसको भी ये पता है। और आने वाली भी वहाँ पर जो जनरेशन मौजूद है जिन्होंने अगले साल भी मैट्रिक के पेपर देने हैं, वो यही तमाम चीजें देख रहे होंगे कि अगले साल उनको भी इसी तरह से पेपर करवा दिए जाएंगे। महकमा तालीम जो कराची का है, सिंध का है, वो भी शायद सोए हुए हैं। चेयरमैन कराची बोर्ड जो हैं वो अगर बद्दुआएं दे रहे हैं, तो इससे ज्यादा बेबसी, इससे ज्यादा लाचारी फिर क्या हो सकती है किसी भी शख्स की, ऐसे ओहदे पर रहते हुए जहां पर उनकी जुरिस्डिक्शन में ये सारे काम हो रहे हैं, और वो ये कह रहे हैं कि इस पर तो हमारी किसी किस्म की जिम्मेदारी बनती नहीं है। और इस सिचुएशन के बाद अगर कराची में कोई बच्चा फेल हो जाता है तो फिर वो सबसे बदनसीब बच्चा होगा, क्योंकि मेरा ख्याल है सभी वहां पर टॉप कर रहे होंगे और सभी उनकी जो ये बेस बन रही है मैट्रिक में, वो आगे भी कॉलेज में जब जाएंगे तो वो वहां पर भी एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि उनको पेपर्स करवा दिए जाएं किसी न किसी तरह से। वज़ारत तालीम मुझे लगता है अनवार कोशिश कर रही है कि कोई बच्चा जो है ना वो मैट्रिक पास करने से महरूम ना रहे, वो भी पूरी फैसिलिटेशन का किरदार यहाँ पर अदा कर रही है। और मैं तो ये कहूंगी कि महकमा तालीम इस वक्त बेबसी का इजहार करके खुद इस माफिया की, खुद इन बच्चों की सहूलत कारी करता हुआ मुझे नजर आया है। शफकत अजीज हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त नाज़रीन खत्म हुआ है, जाते जाते एक अपडेट तो दे दूं मैं, जी ठीक है, कि नेक्स्ट वीक अनवार जा रहे हैं छुट्टियों पे, एक वीकेंड एंजॉय करने के लिए। कोई तकरीबन 3 से 4 ऐसे वीकेंड है जो कि एंजॉय करेंगे। लेकिन हमने अनवार को एक रिक्वेस्ट की है और जिम्मेदारी लगाई, क्योंकि वेकेशंस तो वैसे वेकेशंस ही होती हैं, लेकिन फिर भी हमने रिक्वेस्ट की है, क्योंकि आप चाइना जा रहे हैं तो वहां का कल्चर, वहां का खाना, वहां के लोग, अगर आप थोड़ा सा टाइम निकाल सके तो जरूर हमें और हमारी व्यूअर्स को अपडेट कीजिएगा। मैं इंशाल्लाह आपके साथ वो वीडियो शेयर करता रहूंगा। तो नाज़रीन, आपसे मुलाकात ज़रियाब करेंगी मंडे को, और मैं मुलाकात करूंगा तकरीबन कोई 3 से 4 हफ्ते बाद। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।